फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान लेक्चर नंबर 4। बहुत अहम लेक्चर है आज का हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसकी कोशिश के मुताबिक उसे उसका भरपूर बदला अता किया जाएगा। यह मफहूम है कुरान मजीद की इन आयात का जो आपके सामने शो हो रही है स्लाइड में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ताकि जो है वो आप हाई रैंक जो है वो अचीव कर पाए इस जो है वो जॉब में। और यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद अच्छे नंबरों से पास करना नहीं है, बल्कि हाईएस्ट जो रैंक है पहले 100 लोगों में आना चाहिए। हमारा मिशन और विजन होना चाहिए, फिर जो है वो आपके लिए कुछ फायदा होगा फ्यूचर में भी और इस जॉब में आने के बाद भी। तो हम पढ़े थे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जिसे माली या मालियाती हिकमत अमली जो है वो कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मालियाती हिकमत अमली को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा था कि हम इसी स्लाइड से रिकनेक्ट करेंगे और बार बार मैं स्लाइड पे मैंने कहा था रिटर्न बैक करूंगा मैं पिछले सेशन में। तो जैसे कि आपको सब जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के दो लाइंस होती हैं। एक तरफ से जो है वो हुकूमत के पास पैसा जो है वो आ रहा होता है जिसे रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो पैसा खर्च हो रहा होता है जिसे एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक समरी है, एक फ्लो चार्ट की सूरत में जो फिस्कल पॉलिसी में हुकूमत के एंड पे होती है। फिस्कल पॉलिसी इस चीज का नाम है। तो हमने इसके बाद ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं कुछ होते हैं, मैंने डिटेल्स पढ़ाई थी आपको। तो यहाँ पे जो है हम कल हमने पढ़ा था पहला इकोनॉमिक इंडिकेटर फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल सरप्लस। ठीक, क्या होता है बड़ा हमने डिटेल में इसके बारे में जो है वो कल अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम उसी को दोबारा एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इसके इश्यूज जो फेस करने पड़ते हैं इकोनॉमी को, उनको हम यहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने कल देखा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमने अंडरस्टैंड किया। अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज वो कल वाला लेक्चर जाके देखें। इस स्लाइड में हमने कल अंडरस्टैंड किया था और फिस्कल सरप्लस को भी कल हमने अच्छे तरह से समझा। तो आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले हिस्से पे। देखो, जब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, जब मालियाती जो खसारा है वो हो जाता है, अब मसला ये आता है कि उस मालियाती खसारे को जो है वो कवर कैसे किया जाए। जो हुकूमत है उस मालियाती खसारे को पूरा कैसे करे, ठीक है, उस मालियाती खसारा जो है उसे ओवरकम कैसे करे। देखो, हमने पीछे अभी पढ़ा कि फिस्कल हुकूमत की दो साइड्स हैं, एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है और दूसरी तरफ से एक्सपेंस हो रहा है। हुकूमत का रेवेन्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए है, लेकिन हुकूमत के एक्सपेंसेस जो है वो 100 रुपया है। अब ये जो 30 रुपया है, 30 रुपए जो है ये मालियाती खसारा है जिसे फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। तो ये 30 रुपए हुकूमत कहाँ से जो है वो पूरे करेगी, ठीक है, हुकूमत कहाँ से 30 रुपए लेगी ताकि उसके जो जो मालियाती खसारा है हुकूमत का उसे ओवरकम कर सके, पूरा कर सके। तो फिस्कल जो डेफिसिट है आज उसे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि उसे जो हुकूमत फाइनेंस क्या कहाँ से करेगी उस फिस्कल डेफिसिट को, जिसे हुकूमत जो जो मालियाती खसारा जो हुकूमत को सामना करना पड़ा है जिस मालियाती खसारे का। तो जैसे कि जनरली हम देखते हैं तो हुकूमत जो है वो मालियाती खसारा जो है वो तीन तरह से जो है वो फाइनेंस कर सकती है, तीन तरह से यानी पूरा कर सकती है, पैसे इकट्ठे करके ला सकती है। पहला तो तरीका हो जाता है बोरोइंग का, यानी हुकूमत जो है वो बोरो करे, पब्लिक से कर सकती है, बैंक से, स्टेट बैंक से, जो आलमी एजेंसियां होती हैं उनसे भी जो हुकूमत जो है वो पैसे बोरो कर सकती है, या आलमी हुकूमतों से भी, फॉरेन गवर्नमेंट से हुकूमत पैसे बोरो कर सकती है। ठीक है, अगर मालियाती खसारा हुकूमत को हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट समझो हो गया, ठीक है, आप उसे पूरा भी तो करना है। अब पूरा कैसे करेगी हुकूमत, तो यानी पहला जो हुकूमत के पास ऑप्शन आता है कि बोरिंग के जरिए उसे हुकूमत पूरा कर सकती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो है वो हमारे पास चीज आ जाती है इंक्रीज इन टैक्सेस। अब ठीक है, हुकूमत बोरो नहीं करना चाहती तो हुकूमत जो है वो टैक्सेस जो है उसे बढ़ाकर जो है वो अपना मालियाती खसारा पूरा करेगी। हुकूमत जो है वो अवाम के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देगी, चीजों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देगी, कारपोरेट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, बिजनेस सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्सेस बढ़ा देगी। उस टैक्सेस को बढ़ाकर हुकूमत जो है वो मालियाती खसारा पूरा करेगी, क्योंकि हुकूमत ने तो अपने आप को चलाना है। ठीक है, उसे जब पैसों की कमी का सामना करना पड़ा है तो वो लोन लेना भी नहीं चाहती, तो फिर दूसरी उसके पास ऑप्शन क्या है, तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन बचती है टैक्सेस को बढ़ाना, तो वो टैक्सेस को बढ़ाएगी, मुख्तलिफ तरीकों से टैक्सेस जो है वो इनहेंस करेगी।
ठीक है। अब जब टैक्सेस बढ़ाएगी तो इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे होगा, वो किस तरह से होगा वो आगे हम जाते हैं, देखते हैं। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है। हुकूमत ना जो है वो बोरो करना चाहती है, ना जो है वो टैक्सेस बढ़ाना चाहती है, तो अब क्या ऑप्शन बचता है हुकूमत के पास? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हुकूमत जो है वो प्रिंटिंग कर ले करेंसी की। क्योंकि असल जो वैल्यू है, मतलब एक करेंसी एक नोट ही है ना, कागज का टुकड़ा ही है ना यार, एक कागजी जर ही है ना। उसे जितना हुकूमत उसे प्रिंट कर सकती है, जितना मर्जी प्रिंट करती रहे, तो हुकूमत उसे जो है करेंसी को प्रिंट कर ले, और प्रिंट करके जो है उससे अपना जो मालियाती खसारा है जो वो पूरा कर ले। हुकूमत को अगर 100 रुपया हुकूमत ने 70 रुपये अर्न किए हैं और उसका 100 रुपया खर्चा है, तो पीछे के जो 30 रुपये हैं हुकूमत को क्या जरूरत है टैक्सेस बढ़ाने की या जो है वो लोन्स लेने की? डायरेक्ट हुकूमत 30 रुपये प्रिंट कर ले और प्रिंट करके जो है वो उससे उससे वो अपना डेफिसिट पूरा कर ले। तो यानी जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसे फाइनेंस करने के लिए, उसे पैसे की जो कमी होती है उसे वो पैसा इकट्ठा करने के लिए हुकूमत के पास ये तीन तरीके हो सकते हैं कि या तो वो बोरोइंग की तरफ जाए, लोन्स की तरफ जाए, या जो है टैक्सेस की तरफ जाए, या फिर जो है वो करेंसी प्रिंटिंग की तरफ जाए। ठीक है। तो इन तीन तरीकों से जो है वो फिजिकल डेफिसिट को हुकूमत पूरा कर सकती है। अब थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लोर करते हैं कि यार इनका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है इन तीन चीजों का। ठीक है। किस तरह इनसे इकोनॉमी जो है वो डैमेज हो सकती है, मजमूई तौर पे मुल्क की जो है वो स्टेबिलिटी जो है, जो इस्तेहकाम है, उस पे ये कैसे इफेक्ट हो सकता है, और क्या ये अच्छा है, इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है कि जिसे हुकूमत यूज करे और फिजिकल डेफिसिट को पूरा करे, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किन तरीकों को इनमें से जो है वो इस्तेमाल करती है फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए। तो थोड़ा सा इसे पहले इकोनॉमिक फॉर्म में से अंडरस्टैंड करते हैं, फिजिकल फॉर्म में, और बाद में जो है आप अपने नजरिए से सोचिएगा कि हुकूमत क्यों ये चीजें करती है, इनमें से कौन सा तरीका अपनाती है। तो सबसे पहले हम बोरिंग को देखते हैं कि हुकूमत जो है वो बोरिंग जो है उसे बोरिंग के जरिए फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करती है। देखो, अब आ जाते हैं पहला तरीका बोरिंग। बोरिंग में जो है वो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं कि हुकूमत जो है वो बोरिंग कर सकती है मुख्तलिफ तरीकों से। पहले नंबर पे वो बोरिंग कर सकती है पब्लिक से। ठीक है, जो अवाम है उससे बोरो कर ले। ठीक है, अवाम से वो बोरो कर सकती है। दूसरे नंबर पर हुकूमत के पास ऑप्शन आती है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके जो मुल्क के अंदर बैंक्स हैं, उनसे जो है हुकूमत बोरो कर ले, पैसे उनसे उधार ले ले। ठीक है, ये दूसरा हुकूमत के पास तरीका आता है बोरिंग का। तीसरा है कि वो स्टेट बैंक से बोरो कर ले, और चौथा है जो IMF वगैरह से बोरो कर ले। तो सबसे पहले हम पहले तरीके पे आते हैं कि हुकूमत कहाँ से बोरो कर सकती है, पब्लिक के ऊपर आते हैं। देखो यार कि हुकूमत जो है जब अवाम से बोरो करना चाहती है ना पैसे, तो डिफरेंट हुकूमत जो है वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, जिसके जरिए अवाम से जो है पैसा हुकूमत ले सके। बॉन्ड का मतलब भी एक एग्रीमेंट होता है या मुआयदा होता है कि हम आपके बाउंड हैं। ठीक है, तो बाउंड है तो इतने पैसे देने के, तो उसे बॉन्ड कहते हैं। वो जो जो सफा होता है जिसपे एग्रीमेंट होता है, यानी बॉन्डेड होती हैं दोनों पार्टीज। ठीक है, बाउंड होती हैं। ठीक है, तो हुकूमत जो है वो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जो है नामों से, डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ बॉन्ड्स इशू करती है। वो बॉन्ड्स अवाम को देती है, जो अवाम वो बॉन्ड ले लेती है उसके बदले में पैसा हुकूमत को दे देती है। हुकूमत जो है वो पैसा अपने पास रख लेती है और उसे खर्च करती है। वो हुकूमत जो है वो बोरो कर रही होती है अवाम से, एक किस्म से बॉन्ड की शक्ल में या दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की शक्ल में। उन्हें हम जरा देख लेते हैं। जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के नाम से जो है वो एक इशू की थी, किया था इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट इशू की थी, जिसके जरिए लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, कर सकते हैं, तो और बदले में हुकूमत जो है उनसे पैसा ले लेगी। तो ये इस तरह ये हुकूमत ने बॉन्ड इशू किया। इस तरह समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत अमीर हैं, बहुत ज्यादा पैसा है अमेरिका, UK, US में। तो हुकूमत ने उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो पिछले साल जो है, साल डेढ़ साल पहले लॉन्च किए थे, ताकि उन्हें पाकिस्तान में अट्रैक्ट किया जाए और नया पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें बेचे जाएं, ताकि वो सर्टिफिकेट्स रख लेते हैं 3 साल की टर्म्स पे या 5 साल की या इससे ज्यादा, और बदले में जो है हुकूमत उनसे पैसे ले लेती है, डॉलर्स में, पाउंड्स में या रुपयों में, जैसे हुकूमत लेना चाहे। तो इस तरह एक किस्म की हुकूमत जो है वो अवाम से पैसे बोरो कर रही है। ठीक है, सर्टिफिकेट की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में। इस तरह आपने ये बॉन्ड्स तो आप सब नहीं देखे होंगे, जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं जिसे नेशनल सेविंग्स बॉन्ड कहते हैं, ये वाले बॉन्ड्स, ये जो पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं, जैसे 1,000 रुपए का, 750 रुपए का, 1,500 रुपए का, 10,000 का, 40,000 का, ये बॉन्ड्स थे, अभी बंद होना शुरू हुए हैं। तो नेशनल सेविंग्स एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ था नेशनल सेविंग्स के नाम से, बल्कि बना हुआ है,
जो ये बॉन्ड जो है वो आवाम को बेचता था और उसके बाद आवाम जो है वो ये बॉन्ड जो है वो अपने पास रखती थी। फिर इसे प्राइस बॉन्ड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ लोगों का को प्राइस भी दिया जाता था, एक किस्म का लालच दिया जाता था। अब इसके पीछे बैक में मकसद क्या था हुकूमत का? हुकूमत क्यों प्राइस देती थी या क्या असल में मकसद था? हुकूमत सब लोगों को ये प्राइस बॉन्ड कह लें या नेशनल सेविंग्स बॉन्ड कह लें, हुकूमत ये बेच देती थी और लोग बड़ी खुशी के साथ वो बॉन्ड खरीदते थे। अपने पास पैसा अपना सारा हुकूमत को दे देते थे, बदले में हुकूमत उन्हें ये टुकड़ा दे देती थी, ये बॉन्ड दे देती थी, एक पेपर का डॉक्यूमेंट दे देती थी जिसे बॉन्ड कहते हैं। तो ये एग्रीमेंट हो जाता था हुकूमत का और उसके दरमियान, बंदे के दरमियान। तो इस तरह से जो है वो ये जो है वो बंदा जो है वो पैसे हुकूमत को दे देता था और हुकूमत उसे पैसे बतौर लोन रखती थी और बतौर लोन जो है वो बोरो करके अवाम से जो है वो खर्च करती थी। तो आगे खर्च कहाँ पे करती थी? अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करती थी। ठीक है। तो ये इस तरह इसलिए जो है हुकूमत बॉन्ड इशू करती थी, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लालच देने के लिए फिर हुकूमत जो है उस पर प्राइस वगैरह रखती थी। ठीक है, अब भी रखती है, अब थोड़ा सा लिमिटेड हो गई ये चीज। तो ये देख लिया कि आपने किस तरह हुकूमत जो आवाम से बोरो करती है। पूरे का पूरा हुकूमत ने तो अपना एक कारपोरेशन बना दिया था इसके ऊपर। ठीक है, जो ये काम करता था, आवाम से पैसा लेता था। ये क्यों लिया जाता था? फिजिकल डेफिसिट के लिए। इसी तरह हुकूमत ने एक यूएस स्पेशल डॉलर बॉन्ड भी इशू किया, जो बैरून मुमालिक में पाकिस्तानी है उनके लिए, कि वो अब वहां से जो है वो यूएस में जो है वो डॉलर में जो है पैसे दें और बॉन्ड खरीदें, तो साल बाद हुकूमत उन्हें इंटरेस्ट वगैरह भी देगी उस बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह हुकूमत जो है वो, एक तो ये था कि हुकूमत का डेफिसिट पूरा होता था, और दूसरा जो कल हमने पढ़ा, जो हमने दूसरी कल पढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी पूरा होता था। ठीक है, एक फिजिकल डेफिसिट भी इससे ओवरकम होता है कि हुकूमत जो है जो बजट डेफिसिट है वो भी पूरा कर रही है, और साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी पूरा हो रहा है जब यूएस डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं। और बाहर वाले लोग इसलिए खुश हैं कि उन्होंने जो है उन्हें सरकार की कोई डॉक्यूमेंट मिली है और वो सरकार की जो है वो गारंटी में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह एक किस्म की सरकार पीछे से जो है वो, अब सरकार का बिहाइंड दी सीन मकसद ये है कि वो बोरो कर रही है आवाम से, पब्लिक से। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पिछले दौर में इसहाक डार ने यूरो बॉन्ड भी इशू किए थे, कि जो जो यूरोपीय मुल्क हैं उनमें यूरो करेंसी में बॉन्ड इशू किए थे। ठीक है, इस तरह हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोगों से जो है वो पैसे भी जो है वो बोरो करती है, और पूरी दुनिया में लोगों से भी पैसे बोरो करती है। जैसे अंदर से पैसे बोरो कर रही है, ये देखें, जैसे प्राइस बॉन्ड हो गए, ठीक है, ये नेशनल सेविंग्स बॉन्ड हो गए। ठीक है, लेकिन जब बैरून मुल्क कुछ पाकिस्तानी है जैसे उनसे बोरो करती है ये वाले पैसे, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनसे भी हुकूमत पैसे बोरो कर सकती है, जैसे यूरो बॉन्ड हुकूमत ने इशू किया या यूएस स्पेशल डॉलर बॉन्ड इशू किया। तो इसे दुनिया का कोई भी शहरी खरीद सकता है, मतलब जो जो हुकूमत ने मेंशन किया हुआ, कोई भी इसे शहरी खरीद सकता है किसी भी मुल्क का। तो इस तरह बदले में हमें जो है पैसे आएंगे, और हम जो है वो उससे अपना बजट डेफिसिट भी पूरा करेंगे, और जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हुकूमत बोरोइंग करती है। पहला हुकूमत के पास ऑप्शन है बजट डेफिसिट को या फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, कि बोरोइंग की तरफ जाए, और बोरोइंग में किसकी तरफ जाए? पब्लिक की तरफ, आवाम से बोरो करे पैसे। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा देखें पिक्चर में, हाल ही में लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट ग्रीन यूरो बॉन्ड। अब ये नाम से अट्रैक्ट किया है। अभी इमरान खान जो है उन्होंने आई थिंक अपने दौर में एक ग्रीन यूरो बॉन्ड इशू किया था। ठीक है, ये किया था या उनकी स्कीम थी इस तरह से। तो ये ग्रीन यूरो बॉन्ड जो था, ग्रीन का मतलब है कि दो हमारे डैम्स बनने थे। ठीक है, दो डैम्स बनने थे। जो डैम की एनर्जी होती है वो कुदरती होती है, माहौल को खराब नहीं करती, तो ग्रीन एनर्जी वो कहलाती है। तो इसे वापडा बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रोजेक्ट बनने थे वापडा के, दो डैम्स बनने थे। तो इस तरह फिर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो यहाँ से पैसा लेने के लिए, क्योंकि हुकूमत तो बना नहीं सकती, हुकूमत के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, इतने रेवेन्यू नहीं है वो जो है वो बनाए, वो डैम बनाए। तो हुकूमत ने सोचा कि यार बॉन्ड इशू कर दो, पब्लिक से बोरो कर लो, बैंकिंग की तरफ ना जाओ, दूसरे लोगों के पास ना जाओ, पब्लिक से बोरो करो पैसे, और ग्रीन यूरो बॉन्ड इशू करो कि हम दो डैम्स बना रहे हैं और आप हमसे बॉन्ड लें, और बदले में हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी पाकिस्तान इसमें मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की देखें कितनी अट्रैक्टिव स्कीमें जो है हुकूमत लॉन्च करती है, अवाम को जो है वो खींचती है अपनी तरफ, कच्ची मार्केटिंग करती है, और खींच के, जैसे यहाँ पे इनामात की सूरत में खींच रही है, यहाँ पे ग्रीन यूरो बॉन्ड की सूरत में खींच रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट में देखें, ये भी समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए लॉन्च किया था, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, बेहतरीन मुनाफा बेहतरीन मुस्तकबिल। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं इसमें। तो हुकूमत का अट्रैक्ट करती है सिर्फ इसलिए कि वो पैसा बोरो करे अवाम से, और हम जो है उससे अपना डेफिसिट जो है वो ओवरकम करें।
अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ के दूसरा हुकूमत जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे पैसा जो है बोरो करती है, उनसे उधार लेती है, बजाय दूसरे ममालिक के पास जाने की बजाय पाकिस्तान में जैसे नेशनल बैंक है, चाहे सरकारी बैंक ही है लेकिन है तो स्टेट ओन इंटरप्राइज, अगर इसके पास पैसा है तो हुकूमत इससे पैसा बोरो कर लेगी। देखो यार, नेशनल बैंक हो गया, इसके पास जो बहुत सारे अकाउंट्स है ना, लोगों के अकाउंट है ना, बैंक का अपना पैसा तो नहीं है, लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, लोगों ने बैंक में पैसे जमा करवाया हुआ, उस पैसे को जो है वो ये बतौर लोन हुकूमत को दे देगा, ठीक है। जिन जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट्स बनाए हुए हैं नेशनल बैंक में या इन तमाम बैंक्स में, वो सेव कर रहे हैं कुछ, ये बैंक्स उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। वो जब उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक्स, तो बदले में जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो 7% किसी कस्टमर्स को ये बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बदले में ये लोन दे देंगे ये सारे बैंक हुकूमत को, और हुकूमत से जो है वो 15% इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो भी हुकूमत की और इनकी टर्म्स तय हो। तो इस तरह से अवाम का ही पैसा बैंकों में जमा होता है, तो ये हुकूमत जो है वो इन प्राइवेट बैंकों से, सॉरी, या कमर्शियल बैंकों से जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनसे भी जो है वो कर्जा ले सकती है, और बदले में जो भी इंटरेस्ट वगैरह की रेशो हो वो ये बैंक और गवर्नमेंट आपस में तय कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हुकूमत के पास बोरिंग में ये होती है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन हुकूमत के पास बोरिंग में ये होती है कि जो मरकजी बैंक है पाकिस्तान का, तो उसके पास भी बेतहाशा दौलत है, और वो हुकूमत के तसल्लुत से अलहदा है, ठीक है। जैसे एक गवर्नर स्टेट बैंक है, एक जो मरकजी बैंक है उसका जो सरबराह है वो अलहदा से गवर्नर है, जिसका जो है आइन ने जो है वो तय किया हुआ है, जिसका ओहदा, उसका टाइटल, जिस तरह सूबों में गवर्नर होते हैं, जिस तरह वजीर आजम है, इसी तरह जो मरकजी बैंक है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है बल्कि हुकूमत से अलहदा है, ठीक है। तो इस तरह से, और उसका जो है वो अपना सरबराह है, वो इसलिए वो गवर्नर कहलाता है, तो उसके पास भी बेतहाशा दौलत होती है, मुल्क की बहुत ज्यादा उसके पास दौलत होती है। तो फिर ये मरकजी बैंक से भी हुकूमत जो है वो अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करने के लिए जो है वो लोन ले सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट मरकजी बैंक से जो है वो लोन ले सकती है। तो अगर यहाँ से ये स्कीम हुकूमत की कामयाब नहीं होती, या कुछ पैसा यहाँ से ले लेती है, कुछ यहाँ से ले लेती है, कुछ मरकजी बैंक से ले लेती है, लेकिन फिर भी फिजिकल डेफिसिट पूरा नहीं होता, हुकूमत को अभी भी जो है वो खसारे का सामना करना पड़ा, तो फिर हुकूमत के पास जो लास्ट बोरोइंग की ऑप्शन बचती है, फिर हुकूमत के पास जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास हुकूमत जाती है, वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेती है, ठीक है। और इसी तरह हुकूमत जो है वो कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाती है, इसी तरह आईएमएफ के पास जाती है, तो आईएमएफ जो है वो बुरी सूरत हाल में जो उस मुल्क को फिर सपोर्ट करता है, उसका जो फिजिकल डेफिसिट है उसे ओवरकम करने के लिए जो आईएमएफ है फिर वो लोन देता है, पैसा देता है, ताकि वो हुकूमत जो है वो अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो ओवरकम करे, ठीक है। देखिए यार, फॉर एग्जांपल हमने आप सब बैठे हुए हैं लोग, तो हमने किसी ने भी एक मिल के बिजनेस खोलना है 3-4 करोड़ रुपए का, तो हम ये किसी भी बैंक के पास चले जाते हैं, हम एमसीबी के पास या लाइट बैंक के पास चले जाते हैं, हम इन्हें कहते हैं यार हम 3-4-5 करोड़ हमें चाहिए, हमने एक फैक्ट्री लगानी है, तो ये ऐसी 5 करोड़ उठा के हंस के नहीं दिखा देंगे। जब पैसे जमा करवाएं तो वो खुश होकर बात करते हैं, जब लोन लेने जाएंगे वो चक्कर कटवाएंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे कई महीने, ठीक है, उसके बाद बड़ी पेचीदगियों और मरहलों के बाद आपको लोन देंगे, और उन मरहलों और पेचीदगियों के बाद फिर आपके बिजनेस पे नजर भी रखेंगे और कंट्रोल सारा अपने हाथ में रखेंगे, और हमें बैंक की हर बात मानना होगी क्योंकि हमने पैसा जो लिया हुआ है बैंक से, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब हम लोन लेते हैं इन एजेंसी से, जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, तो फिर जब इस तरह से हुकूमत को जो है इनके आगे जब हाथ फैलाना पड़ता है, तो हम इनसे जब पैसा ले लेते हैं तो हमें इनकी शर्तें मानना पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें इनकी शर्तें, इनकी टर्म्स जो है वो, इनकी कंडीशन जो है मानना पड़ती है, क्योंकि इन्होंने तो अपना पैसा रिकवर करना है, ठीक है। तो वो लोन तो दे देते हैं, वो 7 तरीके भी बताते हैं किस तरह आप पैसा रिकवर करेंगे, अब अपना पैसा हमें वापस देंगे। जैसे एक बिजनेस, एक बैंक है, वो उसे बिजनेस से कोई गर्ज नहीं है कि बिजनेस अच्छा चले बुरा चले, जब इंटरेस्ट पे पैसा देता है, बदहाल हो बिजनेस, तबाह हो, जब वो कहता है मेरा पैसा दो, चाहे प्रॉपर्टी बेच के मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक पीछे पड़ जाता है। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो बैंक की वजह से बंद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, लेकिन बैंक को रहम नहीं आता, वो खींचता है, अपना पैसा वापस लेके छोड़ता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आईएमएफ से जब हम पैसे देते हैं, तो वो हमारी हमारे इखलाक की वजह से या हमारी हमदर्दी की वजह से पैसे नहीं देते हमें, बल्कि वो जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमें पैसा देते हैं, और फिर साथ कंडीशंस ऐसी लगाते हैं, वो कहते हैं हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, चाहे आपका मुल्क जहन्नम में जाए, आपका मुल्क जैसे मर्जी हो, आपके लोग खुशहाल हो ना हो, हमें पैसा वापस चाहिए। तो हुकूमत को मुझे टर्म्स माननी पड़ती है, क्योंकि हुकूमत ने फिजिकल डेफिसिट पूरा करना है, ठीक है, हुकूमत हुकूमत को मालियाती खसारे का सामना है। तो जब हमारी हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती, तो फिर हुकूमत आईएमएफ और इनका दरवाजा खटकाती है और फिर उनकी टर्म्स मानती है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी एजेंसी होगी
दुनिया की। तो इसके अलावा भी हुकूमत के पास ऑप्शंस होती हैं, जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, तो इसके पास भी जाती है, थोड़ा बहुत इससे भी लोन ले लेती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये भी थोड़ा बहुत लोन दे देता है हुकूमत को, ठीक है। ये भी काफी तीसरा बड़ा बैंक है, या ये दोनों तीसरे बड़े बैंक हैं दुनिया के। तो इस तरह से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है बहुत बड़ा, तो यहाँ से भी हुकूमत जाती है, इसका दरवाजा खटखटाती है और फिर लोन देती है। ये आलमी फंडिंग एजेंसीज है जहाँ से हुकूमत बोरो करती है, बहुत बड़ी दुनिया की फंडिंग एजेंसीज है। अच्छा, अगर ये यहाँ से लोन नहीं मिलता या मिल जाता है थोड़ा मिलता है, फिर भी फिस्कल डेफिसिट कवर नहीं होता, तो फिर जो है फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास हुकूमत जाती है, उन्हें कहती है, जैसे हमारे पास ऑप्शन होती है कि या हम बैंक से लोन ले लें पर्सनल जब हम बिजनेस करना है, या जो है हम अपने दोस्तों से लोन ले लें। दो ही ऑप्शन होती है ना, या हम रिश्तेदारों से ले लें, दोस्तों से ले लें, ठीक है, या बैंक से ले लें। तो जैसे पाकिस्तान है, इसका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है, तो इसके दोस्त ही हो सकते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है, तो वो इसका दोस्त है, ठीक है, तो ये फिर सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं कि यार हमें, आप हमारे भाई हैं, अब रिश्तेदार भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, प्लीज हमें जो है पैसे दे दें। तो फिर सऊदी अरेबिया तरस खा कर जो इन्हें पैसे देता है, फिर कतर का दरवाजा खटकाते हैं कि प्लीज हमें लोन दे दें, पैसा दे दें, तो वो हमें देते हैं, कुछ इमदाद दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह अरब एमिरेट्स के पास भी जाते हैं, चाइना तो रेगुलर मसलसल जा रहे हैं हम, और इसी तरह जो है वो अमेरिका, यूके हो गया, इस तरह दुनिया के दूसरे जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे भी वो जरा भी थोड़ी सी ऑफर हमें देते हैं, थोड़ा सा इशारा देते हैं कि हम आपको पैसे दे सकते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं अपना कशकोल लेके कि हमें पैसा दे दें, फंड दे दें, हमारा डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा, प्लीज हमें पैसे दे दें ताकि हम अपना मालियाती खसारा उस टाइम की जो हुकूमत होती है वो अपना पूरा कर सके, ठीक है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, जो अभी हम देखेंगे आगे जाके। तो सिर्फ मालियाती खसारा पूरा करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट पूरा करने के लिए हमें दरवाजे खड़काने पड़ते हैं आलमी फंडिंग एजेंसीज के, आलमी जो हुकूमतें हैं उनके पास जाके मिन्नतें करनी पड़ती हैं, या फिर मुल्क के अंदर में ये डिफरेंट तरह की स्कीमें जो है वो हमें चलानी पड़ती हैं, या प्राइवेट बैंक्स का, सॉरी, कमर्शियल एंड प्राइवेट बैंक्स का दरवाजा खड़काना पड़ता है, या स्टेट बैंक के पास जाना पड़ता है। ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो हुकूमत अवेल करती है सिर्फ एक चीज को पूरा करने के लिए, जो हुकूमत का हदफ होता है फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। अगर हुकूमत का फिजिकल सरप्लस हो तो यहाँ ये सारी ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाए और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ आए, अगर फिजिकल सरप्लस हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हुकूमत के पास जो पहली ऑप्शन बचती है, सॉरी, होती है, तो वो होती है बोरिंग, ठीक है। और ये हमने सारी पढ़ ली कि किस तरह हुकूमत जो है बोरिंग करती है और इसका इफेक्ट क्या होता है, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी हुकूमत के पास, हुकूमत ये पहली ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहती यार, ठीक है। हुकूमत कहती है मैंने नहीं लेना लोन, मैंने बोरो करना ही नहीं है, किसी से मैंने बोरो नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल जो है वो रेवेन्यू या बोरिंग जो है वो हुकूमत बोरो करेगी तो मसला हो जाएगा, पे बैक भी तो करना है यार, और हम कैसे चुकाएंगे अल्टीमेटली, अगर नहीं चुकाएंगे हम लोन, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, ठीक है। अगर ये आलमी फंडिंग एजेंसीज कह लें या पाकिस्तानी बैंक्स कह लें, अगर हम नहीं चुकाएंगे, ये हुकूमत लोन नहीं चुकाएगी, तो ये हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे। जैसे इस टाइम एयरपोर्ट्स वगैरह गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है, मोटरवेज पाकिस्तान की गिरवी रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे जो है वो कंपनियां जो हुकूमती मलकियत है वो हुकूमत ने गिरवी रखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज हुकूमत ने गिरवी रखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह वो गिरवी रख के जो है वो हमें लोन मिलता है इन फंडिंग एजेंसी से। अगर हुकूमत पे बैक नहीं करेगी तो वो उन पे जो है वो कब्जा कर लेंगे, या उनका जो प्रॉफिट होगा उस पर जो है वो हावी हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आलमी मुआहदे हैं, तो जिनमें हमें चीजों को गिरवी रखना पड़ता है, फिर उस बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे एक बैंक में बिजनेस को सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, इस तरह आलमी एजेंसीज के पास भी हमें सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, गिरवी रखनी पड़ती हैं, फिर जाके हमें ये लैंडिंग होती है, लोन वगैरह मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम मसलसल ये चलता रहा तो वो लोग जो है हमारी रिसोर्सेज पे जो चीजें हमने गिरवी रखी हैं उन्हें टेक ओवर कर लेंगे, तो ये एक अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, ठीक है। तो अब आप आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि हुकूमत नहीं करना चाहती, बोरिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहती, तो दूसरी ऑप्शन हुकूमत के पास है जनाब, वो है हुकूमत टैक्सेस उन्हें बढ़ा दे। देखो फिजिकल डेफिसिट है ना, जो एक जो रेवेन्यू वाली साइड है, उसमें हुकूमत जो है, जो रेवेन्यू वाली साइड है, अगर उसे बराबर करना है इसके, ठीक है, जो रेवेन्यू वाली साइड है, अगर उसे, तो हमें यहाँ पे हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्पेंडिंग्स को, एक्सपेंडिचर्स को जो है वो बराबर करना है रेवेन्यूज के, तो हमें जो है वो रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम बात कर रहे थे कि
हुकूमत का एक्सपेंस है 70 रुपए, लेकिन हुकूमत का जो रेवेन्यू है वो है, सॉरी, एक्सपेंस हुकूमत का है 100 रुपया, हुकूमत का रेवेन्यू है 70 रुपए, तो 30 रुपए हुकूमत को सारा जो है पूरा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हुकूमत जो है वो इस 70 की बजाय जो है वो इसे रेवेन्यू को 100 रुपया कर दे, तो हमें कोई लोन लेना ही ना पड़े, हमें कोई डेफिसिट का सामना ही ना करना पड़े। जो 100 रुपया है वो कैसे हुकूमत कर सकती है, हुकूमत के पास दूसरी बोरिंग हुकूमत नहीं करती, ठीक है। दूसरी हुकूमत के पास ऑप्शन है कि भाई टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दे कि हुकूमत का जो रेवेन्यू है वो 100 रुपया हो जाए, तो इस तरह कोई फिजिकल डेफिसिट हमारा ओवरकम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। हमें लोन जो है देना ही नहीं पड़ेगा, या हुकूमत जो है और ज्यादा टैक्स बढ़ा दे, हुकूमत जो है टैक्स 110 रुपए कर दे, और हमारा जो यहाँ पे खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है हुकूमत के, वो 100 रुपया रह जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि 10 रुपए हमारा फिजिकल सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचती है फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, कि हुकूमत जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज करने की तरफ जाए, ठीक है। अब हुकूमत अगर टैक्सेस को इंक्रीज करती है तो उसका नुकसान क्या होता है, ठीक है, जरा हम अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, और यहाँ पे गौर से आपने देखना है, और यहाँ पे बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, रोक के पास करके इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को, कि मुझे पता चलेगा कि कौन कितना अटेंटिवली यहाँ पे सुन रहा है, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। तो देखो, जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं ना, तो उसकी वजह से कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम होती है, और अल्टीमेटली जो मुल्क की जीडीपी है वो भी डिक्लाइन होती है, वो भी नीचे गिरती है, जीडीपी भी जो है वो ग्रो नहीं करती अगर टैक्सेस जो है वो किसी मुल्क में जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो तीन तरीकों, फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए तीन जो हमने तरीके पढ़े हैं, तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो अच्छा और बेहतर तरीका फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने का वो ये है कि बोरोइंग करे हुकूमत, हुकूमत जो है वो बोरोइंग करे, ताकि बोरोइंग से फिजिकल डेफिसिट जो है पूरा करे, हुकूमत जो है वो टैक्सेस ना इकट्ठे करे, ज्यादा टैक्सेस ना बढ़ाए, और करेंसी भी प्रिंट ना करे, ये दोनों बुरे तरीके हैं। तो जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि ये वाला टैक्सेस बढ़ाने वाला तरीका और साथ जो करेंसी प्रिंट करने वाला तरीका, ये बहुत बुरे हैं। तो हुकूमत को अगर डेफिसिट का सामना करना पड़ता है तो उसे बोरोइंग की तरफ जाना चाहिए, बोरोइंग के ऑप्शन पे जाना चाहिए, दूसरे जो दो ऑप्शन है उन्हें जो है वो निग्लेक्ट कर देना चाहिए। अब दूसरे और दो ऑप्शन बुरे क्यों हैं, क्या वजह है, तो अब जरा टैक्स वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब टैक्सेस हुकूमत इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज करती है, और मुल्क में सेविंग्स भी नहीं हो पाती और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम कैलकुलेशन से समझ लेते हैं, आप भी मेरा साथ दीजिएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात कर देखें, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी जो है वो महीने में हमारी जो अर्निंग थी वो थी 1 लाख रुपया महीना, ठीक है, हमारी जो अर्निंग थी वो थी 1 लाख रुपया महीना, ठीक है। तो टैक्स थे इस टाइम, जो टैक्सेस थे वो थे 10,000 रुपया, ठीक है, हमारी जो अर्निंग थी वो थी 1 लाख रुपया महीना, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम माइनस करते हैं, जो टैक्स थे, ये पर मंथ की बात मैं कर रहा हूँ, तो टैक्स था पर मंथ हमारा फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया, 10% हमारा टैक्स था, ठीक है। तो अब हमारे पास पीछे कितनी अर्निंग बची, 1 लाख रुपया जो है वो हमारी अर्निंग थी, तो 10,000 रुपया जो है वो टैक्स था, जो उस अर्निंग पे था 10%, ठीक है। तो कितनी हमारे पास अर्निंग बची, बताएं मुझे। 90,000। 90,000 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 90,000 रुपीज जो है वो हमारी अर्निंग बच गई, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये 90,000 रुपीज हमारे पास अर्निंग बची, तो इस 90,000 जो है वो, इसे हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि जो हमारी अर्निंग थी पर मंथ वो थी
1 लाख रुपया, ठीक है, 10% हुकूमत का टैक्स रेट था, तो 10,000 रुपये जो है वो 1 लाख में से 10,000 टैक्स में निकल गए। तो रिमेनिंग जो हमारी अर्निंग जो बची, हमारे पास जो पैसे बचे वो थे 90,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो 90,000 रुपये हमारे बचे हैं, थोड़ा सा सॉरी मैं पेंसिल जरा देख लूं यहाँ पे। तो यानी ये हमारे पास 90,000 रुपया बच गया। ठीक है, अब 90,000 जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब जब हमारी अर्निंग 90,000 रुपया है, तो अब हम ये जिसकी अर्निंग 90,000 रुपया है वो मार्केट में जाएगा, वो आइटम्स खरीदेगा, कोई भी चीज खरीद सकता है, मोबाइल खरीदेगा, चीजें ज्यादा से ज्यादा दिल खोल के खरीदेगा। ठीक है, गाड़ियां खरीदेगा, घरेलू चीजें खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो ज्यादा है, टैक्स सिर्फ 10,000 था, इनकम उसकी 90,000 है उसके पास, तो कंज्यूम ज्यादा करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 90,000 था तो 50 रुपया जो है वो कंज्यूम कर लेता है, सॉरी 50,000 रुपया कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो मार्केट में जाता है, ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर जो है वो गाड़ी के टूल्स वगैरह सामान खरीदता है, या पैसे जमा करके छोटी छोटी गाड़ियां खरीदता है, ईटीसी। तो यहाँ पे जो है वो हाउस होल्ड चीजें बेतहाशा खरीदता है, या हाउस होल्ड आइटम्स जो है वो बेतहाशा खरीदता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 50,000 जो है वो कंज्यूम करता है। अब मुझे ये बताएं कि जब वो बाजार में जाके ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेगा, आइटम ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, तो बैक एंड पे क्या होगा? जब इसी तरह जब तमाम पाकिस्तान के जो कस्टमर्स लोग हैं, सॉरी, जो वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगी, जो आइटम ज्यादा बिकेंगी, तो पीछे से कंपनीज को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इसी तरह जो गाड़ियां जब ज्यादा बिकेंगी, जो कंजम्पशन लोग ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, तो पीछे से जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। ठीक है, उस ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो है वो बेतहाशा उन्हें ज्यादा मैकेनिक हायर करने पड़ेंगे, ज्यादा बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ेगा उसके साथ, और पीछे से वो रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इस तरह कई जो बिजनेस की जो चेन्स है वो चलेंगी। इसी तरह साबुन वगैरह दूसरी चीजें, दूसरी जो आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा कंज्यूम होंगी। ठीक है, तो कंपनी ज्यादा चीजें जो है वो प्रोड्यूस करेगी कंपनी की, और जब ज्यादा चीजें पूरे मुल्क में प्रोड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली हम आपको पता है हमारी जीडीपी ज्यादा होगी। ठीक है, जब कंजम्पशन ज्यादा होगी तो हमारी अल्टीमेटली जीडीपी ज्यादा होगी। इस तरह जो घरेलू आइटम दूसरी हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, या कोई भी आइटम कह लें जिंदगी में, जब वो ज्यादा खरीदी जाएंगी, कस्टमर ज्यादा वो आइटम्स खरीदेंगे, तो इट्स मीन के जो है वो, जो उन्हें उन आइटम्स को, या मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जब ज्यादा ये सारी की सारी आइटम्स खरीदी जाएंगी, तो बैक एंड पे जो उन आइटम्स को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई भी हैं, तो वो उनकी तरक्की होगी, उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी सैलरीज मिलेंगी। पीछे से वो जहां से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो सैलरीज ले रहे हैं, उनके घर अच्छे से चलेंगे। ठीक है, वो घरों में अच्छा कंज्यूम करेंगे। जो पीछे से वो कंपनीज रॉ मटेरियल ले रही हैं, उन लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा, और वहां पे वो ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जब रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इस तरह मजमूई मुल्क की जीडीपी जो है, मजमूई कौमी पैदावार जो है वो इनहेंस होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह जब कंजम्पशन बढ़ती है, जब टैक्स कम होता है, तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है। ठीक है, जब कंजम्पशन बढ़ती है तो अल्टीमेटली पूरे मुल्क की जीडीपी बढ़ती है, पूरे मुल्क की जीडीपी ग्रो करती है। ठीक है, जब कंजम्पशन कम होती है तो पूरे मुल्क की जीडीपी जो है वो कम होती है, जीडीपी डिक्लाइन होती है, जीडीपी ग्रो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंजम्पशन ही ना हो, लोग जो है वो आइटम्स खरीदे ही ना, ठीक है, लोग जो है वो आइटम्स जो है वो खरीदना ही बंद कर दें, या बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, तो मुझे बताएं, जो कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, जो हाउस होल्ड आइटम्स बनाती हैं, बहुत सारी चीजें जो बनाती हैं कंपनीज, या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, जब लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो वो कंपनियां मुझे बताएं क्यों बनाएंगी वो आइटम्स? वो कंपनियां क्यों बनाएंगी? जब लोग खरीदेंगे नहीं, कंपनियां आइटम्स नहीं बनाएंगी, तो कंपनियां जो है बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये बंद नहीं होंगी तो बिजनेस उनका बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, तो लोगों को निकाल देंगे, वो कंपनियां सुकड़ जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब कंपनियां या कारोबार सुकड़ जाएंगे सारे के सारे, तो मुल्क की जो जीडीपी है वो भी श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंजम्पशन पे। जितनी ज्यादा अब लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, बाजारों में जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे। बाजार जो दुकान वाले लोग हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा
उनकी जो अर्निंग है वो और ज्यादा होगी, वो पीछे ज्यादा ऑर्डर देंगे, बिहाइंड द सीन जो कंपनीज उन्हें सप्लाई कर रही हैं उनकी जो प्रोडक्ट उनका जो माल है वो ज्यादा बनाएंगे, पीछे से जो जो कंपनीज माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले रही हैं वो ज्यादा ज्यादा पैदा होगा। तो इस तरह देखें किस तरह कनेक्शन है। कंजम्पशन देखें किस जो पूरे बाजार खुश होंगे, ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है, अवाम ज्यादा अगर कंज्यूम करेगी, ठीक है, पीछे जितने बिजनेसेस हैं जो बैक एंड पे चैनल पे वो सारे जुड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ग्रो होगी, कब होगी, जब कंजम्पशन ज्यादा होगी। अल्टीमेटली इन वन वर्ड हम कह सकते हैं जीडीपी हमारी बूम करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन जब जो है वो कंजम्पशन नैरो होगी, लिमिटेड होगी, तो जीडीपी भी नैरो होगी, लिमिटेड होगी, कंजम्पशन डिक्लाइन होगी तो जीडीपी भी डिक्लाइन होगी। ठीक है, ये मेन वजह इसकी क्या थी कि टैक्स हुकूमत ने जो बढ़ाया, तो तब हमारे पास जो है वो, तो यहाँ पे मैंने बताया कि कंजम्पशन जो है इस तरह से कंजम्पशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स का भी मैटर समझ लेते हैं। अब मैंने कंजम्पशन बता दिया क्या होती है आपको। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि 50,000 पे इसके पास अर्निंग बची है, ठीक है, सॉरी 50,000 पे, 90,000 इसकी अर्निंग थी और 50,000 पे जो है वो इसने यहाँ पे जो है वो कंज्यूम किए। ठीक है, कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। अब जो देखो, जो पीछे के 40,000 पे हैं, ठीक है, जो 40,000 पे हैं, इसे इसने कहीं ना कहीं तो रखना है ना, सेव तो करना है। ठीक है, जो पीछे के 40,000 इसके 40,000 इसके बच गए, तो ये जो है वो कहीं जाके जमा करवा देगा। मिसाल के तौर पर ये बैंक्स जो है वो बैंक्स में जमा करवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं क्लियर कर लूँ अरेज करके। हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी हमारी जो है वो 1 लाख जो है वो इनकम थी, जो है वो टैक्स हमारा 10,000 था। ठीक है, पीछे बच गया जो हमारे पास 90,000 रुपया टोटल। 90,000 में से जो है वो हमने 50,000 जो है वो कंजम्पशन पे लगा दिए। ठीक है, जिससे कंजम्पशन कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अच्छा, अब ये पीछे के जो 40,000 पे इसके पास बचे, तो अब जब इसकी अर्निंग ज्यादा थी, तो जो 40,000 पे हैं, ठीक है, तो ये 40,000 पे जो है, ये अब इसने कहीं सेव तो करने हैं ना, तो जाके ये बैंक में रखवा देगा। ठीक है, बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, तो बैंक, जब बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करवाएगा यार, तो बैंक किस पे चलता है, पैसों पे चलता है ना। जब लोग बैंक्स में जाके पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक उन पैसों को अपने पास रखता है, और बैंक जो है लोगों के पैसे से आगे लोन्स देता है। ठीक है, लोन्स किसे देता है, बिजनेसेस को लोन्स देता है। ठीक है, और बिजनेसेस को देता है, हुकूमत को देता है, या मुख्तलिफ जो है वो इदारों को लोन देता है। जब सोचें कि लोग जो है वो, जब लोगों के पास ये अमाउंट कम हो जाएगी, 90 यहाँ पे जो है वो उनकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, तो वो बैंक्स में पैसा रखवाएंगे ही नहीं। ठीक है, जब बैंक्स में पैसा नहीं रखवाएंगे, तो बैंक जो है वो आगे लोन कैसे देगा। जब बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो आगे लोन ही नहीं दे सकेगा। ठीक है, जब लोन ही बैंक आगे नहीं दे सकेगा, तो आगे फिर बिजनेस ही नहीं इस्टेब्लिश होंगे। जब बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होंगे, तो मुल्क का मजमूई तौर पे जो है वो भट्टा बैठेगा, मतलब मुल्क में कारोबार ही नहीं शुरू हो सकेंगे। ठीक है, और बैंक भी डिक्लाइन का शिकार होगा। तो इस तरह देखें टैक्स का कितना इफेक्ट है। ठीक है, तो जब लोग जो है वो अपनी जो है पैसों का हिस्सा सेव करेंगे बैंक्स में जाके, तो उन पैसों को उन सेविंग वाले पैसों को यूज करते हुए बैंक आगे कर्जे देगा। वो जो कर्जे आगे जो है वो उन उन कर्जों से, उन अमाउंट से मुख्तलिफ लोग जो है वो कारोबार करेंगे, और कारोबार करके जो है उस कारोबार से जो है वो कुछ प्रोडक्शन होगी। जब वो प्रोडक्शन होगी, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन किसका हिस्सा बनेगी, जीडीपी का, तो हमारी जीडीपी बूम करेगी। ठीक है, ये इसलिए सब हो पाया क्योंकि हुकूमत का टैक्स कम था। ठीक है, जब टैक्स कम था तो कंजम्पशन हो पाई, तो इतनी जीडीपी बूम हुई। ठीक है, जब टैक्स कम था तो लोग सेव कर पाए पैसे बैंकों में, बैंकों ने उस पैसे को यूज करके लोन दिया, लोन लोगों ने लेके फैक्ट्रियां लगाई, मिलें लगाई, और वहां से चीजें प्रोड्यूस हुई। जब चीजें प्रोड्यूस हुई, इंडस्ट्री ग्रो की, तो वो कलेक्टिवली हमारी जीडीपी का हिस्सा बनी, लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो उन जो है मिलों से, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से जुड़े, और बहुत सारे लोगों के आगे घर चले उन। ठीक है, उन लोगों की भी आमदनी हुई, उन्हें इंडस्ट्रीज की भी हुई, जीडीपी भी मुल्क की ग्रो की। ये सिर्फ इस वजह से हुआ जब सेविंग जो है, जब टैक्स हुकूमत का कम था, ताकि तो लोग कंज्यूम भी कर पाए और सेविंग भी कर पाए। ठीक है, इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे घर है,
तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जैसे घर बना लेते हैं, तो जब घर बनाएंगे तो सरिया खरीदेंगे, बाकी चीजें बाय करेंगे, तो उससे भी जो है वो जब तो सरिया बनाने वाली जो मिलें हैं, स्टील मिल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करेंगी, तो इस तरह उनकी सेल ज्यादा होगी, तो बिजनेस जो है वो खुशहाली का शिकार होंगे। ठीक है। तो इसी तरह लोग, और जो लोग हैं सिर्फ घरों में नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हर इन्वेस्टमेंट से, उस हर डेवलपमेंट से बैक एंड पे पूरे का पूरा, जैसे घर है, एक हाउसिंग हाउस बनाना है किसी ने, तो बैक एंड पे कितनी चीजें चाहिए होती हैं घर बनाने के लिए। ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है वो कहीं ना कहीं से लेगा, और उन कंपनीज की वो चीजें जो है वो घरेलू सामान जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिकेंगी। ठीक है। और वो कंपनीज जो है वो ग्रो करेंगी, और अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोग करेंगे तो वो खुशहाली आएगी। चाहे सेविंग ज्यादा करें लोग या इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, तो अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है तो वो जीडीपी पे आएगा, और जीडीपी ग्रो करेगी, और जब जीडीपी ग्रो करेगी तो क्या ग्रो करेगा? मुल्क ग्रो करेगा। ठीक है। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अब हमने ये सारी अमाउंट आपने समझ ली यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारी जो ग्रॉस इनकम थी, हमने पहले देखा 1 लाख रुपया थी ग्रॉस इनकम, अब भी हमारा 1 लाख रुपया है, तो टैक्स का किस तरह इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, अब उसे देख लेते हैं। हमारी ग्रोस इनकम 1 लाख की थी, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने कहा कि भाई मुझे तो डेफिसिट का सामना है, मुझे तो खसारे का सामना है, मेरे तो एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो रहे, तो मैं तो नहीं खरीदूंगी, मतलब हुकूमत कहती है कि मैं तो लोन्स नहीं लूंगी, मैं तो बोरिंग की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं तो टैक्स ही लगाऊंगी। हुकूमत कहती है ठीक है, पहले आप पे 10,000 पे टैक्स था, तो अब मैं 3 गुना कर देती हूँ, आप पे पर मंथ जो है वो 30,000 पे टैक्स है। ठीक है। तो हुकूमत कहती है कि 30,000 पे आप पे अब टैक्स है। तो मुझे बताएं पीछे जो अर्निंग हुकूमत की बची कितनी बची, हुकूमत कह रहा हूँ सॉरी, एक इंसान की बची कितनी बची? 70,000 पे बच गई। अब जब 70,000 पे किसी की अर्निंग रह गई, तो मुझे बताएं कि वो अपना हाथ सुखड़ाएगा ना, रोकेगा ना यार, कि वो कंजप्शन नहीं करेगा, वो लिमिटेड हो जाएगा, वो जो है मार्केट में नहीं जाएगा, बल्कि अब 70,000 है फॉर एग्जाम्पल, अब वो सोचेगा यार हुकूमत ने इतना टैक्स रख दिया, तो मुझे अब पैसे बचाने चाहिए, वो 70,000 में से सिर्फ 30,000 पे कंज्यूम करेगा। ठीक है। 30,000 पे कह लें या 40,000। ठीक है। वो सिर्फ 30,000 पे कंज्यूम करेगा, जब उसने पैसे कम कंज्यूम किए तो अल्टीमेटली जो है हमारी ये चीजें सारी की सारी कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी, ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेंगी, ये चीजें ज्यादा नहीं बिकेंगी, हाउस होल्ड आइटम ज्यादा नहीं बिकेंगी, तो अल्टीमेटली उन कंपनीज को अपना स्टाफ घटाना पड़ेगा। ठीक है। उन्हें प्रोडक्शन प्लांट अपने छोटे करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, थोड़े यूनिट चलाने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि उनकी चीजें ज्यादा सेल नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी है, जब कंजप्शन नहीं होगी तो हमारी जीडीपी अफेक्ट होगी, डिक्लाइन होगी। ठीक है। तो ये हुआ किस वजह से? क्योंकि हुकूमत ने अपना जो मालियाती खसारा है पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन उस टैक्स का जो नेशनल इकोनॉमी थी, उस टैक्स बढ़ाने की वजह से लोगों की इनकम कम हुई, जो पर्सनल इनकम थी लोगों की, वो इनकम कम हुई, और इस इनकम कम होने की वजह से लोगों ने कंज्यूम कम किया, जब कंजम्पशन कम हुई, उस कंजम्पशन से जितने भी बिजनेसेस जुड़े हुए थे वो बिजनेसेस कम हुए, उन्होंने प्रोडक्शन कम की, जब उन्होंने प्रोडक्शन कम की तो अल्टीमेटली जो मुल्क की जीडीपी थी वो कम हुई, वो डिक्लाइन का शिकार हुई। ठीक है। तो ये सब किस वजह से हुआ? टैक्स की वजह से। ठीक है। क्योंकि हुकूमत ने टैक्स 3 गुना कर दिया। हुकूमत का अपना तो मालियाती खसारा डेफिसिट पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे लोगों की अर्निंग कम होगी, लेकिन पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। तो अब आपको समझ आया रियल सेंस में कि जब हुकूमत टैक्स इंक्रीज करती है तो किस तरह इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट होता है। हुकूमत तो खुश हो जाती है, हुकूमत तो जबरदस्त चलती है, तो हुकूमत तो मजे करती है कि हमने टैक्स बढ़ा के खसारा पूरा कर लिया, लेकिन नेशनल इकोनॉमी जो है उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स इंक्रीज होने से। अब आपको रियल टर्म में समझ आया यहाँ पे कि लोगों की जब अर्निंग कम होती है तो फिर कंजम्पशन कम होती है, उस कंजम्पशन से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं वो डिक्लाइन होती हैं, चीजें कम पैदा होती हैं, तो अल्टीमेटली मुल्क की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होती है। ठीक है। डिक्लाइन का मतलब है नीचे जाती है, सुकड़ती है। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे तो ये तो हमने देख लिया कि कंजम्पशन जो थी वो थोड़ी होगी, तो दूसरा दूसरा एक और, जैसे हमने 30,000 रुपए किसी ने कंज्यूम किया, ठीक है, 40,000 पीछे बच गया, फॉर एग्जाम्पल पहले वो बैंक में अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेव कर रहा था। ठीक है। पहले अच्छी खासी अमाउंट सेव कर रहा था, अब फॉर एग्जाम्पल वो सेविंग्स भी अपनी कम करेगा। ठीक है। मतलब वो अपनी सेविंग्स भी कम करेगा, बैंक में अगर वो पहले फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, पहले अगर बैंक में वो 50,000 जमा करवाता था एक एग्जांपल के तौर पे, अब अगर वो बैंक में 20,000 रुपए जमा करवाता है, तो जब बैंक के पास पैसे ही थोड़े होंगे यार, तो बैंक जो है वो लोन कैसे देगा आगे लोगों को? जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आगे बिजनेसेस को लोन कैसे देगा?
ठीक है। जब बिजनेसेस जो है वो उन्हें जो है ये बैंक जो है वो लोन ही नहीं दे पाएंगे, तो बिजनेसेस किस तरह से जो है वो एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, बिजनेसेस किस तरह एस्टेब्लिश होंगे, किस तरह जो है वो क्रिएट होंगे। जब बिजनेसेस एस्टेब्लिश नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, तो इट्स मीन के मुल्क में रोजगार नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, मुल्क जो है वो इफेक्ट होगा, मुल्क जो है वो तबाही का शिकार होगा। ठीक है, जब बैंक्स के पास पैसा होगा नहीं, क्योंकि ये अपना पैसा थोड़ी ना होता है, इनका तो अवाम का पैसा होता है जो अवाम जमा करवाती है सेविंग्स की सूरत में। ठीक है, जब वो सेविंग्स ही नहीं होंगे तो ये लोन नहीं दे पाएंगे, और लोन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब सेविंग नहीं होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे हाथ रोक लेंगे। इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगी तो पीछे से सरिया लोहा मटेरियल मजदूरी मजदूर लोग जो है वो फैक्ट्रियां जो ये सामान बनाती हैं हर तरह का, तो वो सारी की सारी नहीं चलेंगी। जब वो नहीं चलेंगी तो अल्टीमेटली मुल्क की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होगी, ग्रो ही नहीं करेगी, उल्टा सुकड़ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली क्यों हुआ कि लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, लोगों की जो इनकम थी, वो कम होगी। क्यों कम होगी? जब हुकूमत ने टैक्सेस जो है बढ़ाए। देखिए कि पूरी नेशनल इकोनॉमी, हुकूमत ने तो अपना मालियाती सारा पूरा कर लिया, लेकिन जो टैक्सेस बढ़ाने की वजह से नेशनल इकोनॉमी है बहुत ज्यादा सफर का शिकार हुई, बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट हुकूमत को बहुत सारा इफेक्ट देखने पे आया। और जब हमारी इनकम कम होगी तो हम कंज्यूम कम करेंगे, जिंदगी में मोहतात होकर चलेंगे। ठीक है, तो और सिर्फ हम नहीं चलेंगे बल्कि पूरा बिजनेस और हर चीज जो है वो भी डिक्लाइन होगी, इवन के नेशनल इकोनॉमी भी डिक्लाइन का शिकार होगी। ठीक है, अब आया समझ सब बच्चों, मुझे बताओ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम टैक्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी नहीं बात कर रहे हैं, इसे जो भी टैक्स समझो। हमने देखो यहाँ सिंपल समझा कि इनकम थी और टैक्स इतना था। टैक्स चाहे सेल टैक्स की सूरत में लिया जा रहा है या इनकम टैक्स की अर्निंग से लिया जा रहा है ना यार। ठीक है, तो ये देखो फिस्कल पॉलिसी कितनी ब्रॉड है, मतलब कितना इफेक्ट है उसका, हर चीज पे इफेक्ट है। हुकूमत टैक्स बढ़ाती है तो इसलिए जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि यार आप टैक्स ना बढ़ाएं। ठीक है, टैक्सेस की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर टैक्सेस की तरफ जाते हैं तो इसमें हर बिजनेस हर हर सेक्टर जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, वो कहते हैं आप बोरोइंग की तरफ जाएं, वहां से बोरो अगर करेंगे तो वहां पे तो ये मुल्क के जो लोग हैं, ये बिजनेस सेक्टर हैं, ये इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हर साल जो है वो बिजनेस सेक्टर स्पीचेस जो है सुन रहा होता है बजट की, और बहुत गौर से कि हमारे लिए हुकूमत ने क्या किया, हमें टैक्स रिलीफ दिया या नहीं दिया। सबसे ज्यादा जो तवक्को होती है बजट से हुकूमत जो इसे बिजनेसमैन को ही होती है कि हम हमारा तो नहीं बट्टा बिठा दिया हुकूमत ने। तो इसी तरह जो है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी ये तो हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, एक एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, वो उसकी जो अर्निंग है वो 100 मिलियन है। ठीक है, 100 मिलियन है, लेकिन हुकूमत 100 मिलियन जो है वो पर ईयर है। ठीक है, हुकूमत ने जो है वो टैक्सेस लगा दिए बहुत ज्यादा। जैसे आपको मैं बताता चलूँ, आप मुझे बल्कि बताएं पाकिस्तान में कारपोरेट के ऊपर कितना टैक्स है, कंपनीज के ऊपर कितना टैक्स है। हमने ये पढ़ा था स्मॉल कंपनीज के ऊपर 25 जो है वो परसेंट टैक्स है। तो यहाँ कुछ और लोग मुझे बताएं कि जो बड़ी कंपनीज है उन पर कितना टैक्स है, यहाँ पे बताएं जरा। इमरान मुझे बताओ कंपनीज पे कितना टैक्स है। 30%। तो देखो कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, तो 100 मिलियन उसकी साल की इनकम है। ठीक है, उस इनकम में से हुकूमत ये कहती है कि 30% कारपोरेट्स के ऊपर टैक्स है। पाकिस्तान और इंडिया में दुनिया में हाईएस्ट रिन टैक्सेस हैं कंपनीज के ऊपर, कारपोरेट सेक्टर के ऊपर, इन दोनों मुल्कों में। तो 100 मिलियन एक कंपनी की आमदनी है, तो 30 मिलियन जो है वो उसके ऊपर टैक्स है सीधा सीधा। ठीक है, 30 मिलियन रुपए, और 30%, सॉरी, जिसे 30 मिलियन भी कह सकते हैं। तो 30 मिलियन जो है वो सीधा सीधा इनकम टैक्स की मद में दे देगी कंपनी। ठीक है, यार जब 30 मिलियन वो इनकम टैक्स की मद में दे देगी, तो पीछे कंपनी के पास अब कितने पैसे बच गए। ठीक है, कंपनी के पास जो है वो 70 मिलियन प्रॉफिट बच गया। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो पी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट जो है हुकूमत के पास 70 मिलियन बच गया। अब जब 70 मिलियन बच गया तो कंपनी जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगी, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करेगी। अब जो कंपनी है वो ज्यादा अगर एक्सपेंस करे, जैसे कि अपने एम्प्लॉइज पे एक्सपेंस करती है, तो इट्स मीन के उनके लिए बस अरेंज कर देती है। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल बना देती है कंपनी के अंदर,
ठीक है। इसी तरह कंपनी जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम बना देती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो कंपनी तो है अपने एम्प्लॉइज पे हाथ रोक लेगी। जो हमने एचआरएम में पढ़ा है, कंपनीज बहुत सारी चीजें करती हैं। तो जब उसकी कंपनी की इनकम ही 70 जो है वो मिलियन रहेगी, 30 मिलियन उसने टैक्स में दे दिया, तो वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कंजम्पशन भी कम करेगी चीजों, या फिर कंपनी दूसरी चीजों के ऊपर कंजम्पशन कम करेगी, जो अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सिर्फ जो नॉर्मल जो बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ वहां तक ही महदूद रहेगी। तो सेम इसी तरह वो जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया है, तो अब उसके पास थोड़े पैसे बच गए हैं, तो कंजम्पशन उसकी थोड़ी होगी। तो सेम इस तरह वो कंपनी तो ग्रो करना चाह रही थी, ठीक है। अब वो कंपनी अपना जो इतना ग्रो करना चाह रही थी, बड़ी कंपनी है, तो वो दूसरे शहरों में भी जो है अपनी ब्रांचेस खोलना चाह रही थी। जब उसकी इनकम कम होगी, तो वो दूसरी शहरों में अपनी ब्रांचेस तो नहीं खोल सकेगी, या दूसरे शहरों में जो अपना प्लांट तो नहीं लगा सकेगी, ठीक है। तो इस तरह जब दूसरे शहर में अपना प्लांट नहीं लगाएगी, तीसरे शहर में अपना प्लांट नहीं लगाएंगी लगाएगी, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेज कंपनी है, तो उसके मुल्तान में भी प्लांट है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल इस तरह ही कोई और बड़ी कंपनी है, तो एक शहर में वो अच्छा ग्रो कर रही है, उसकी अच्छी इनकम है, जब टैक्स ज्यादा हो गया तो उसकी अर्निंग कम होगी। जब अर्निंग कम होगी तो कंजप्शन भी एहतियात से करेगी, और कंजप्शन भी एहतियात करेगी। जो नई इन्वेस्टमेंट है, जो नई जगह उसने जाके नया बिजनेस खोलना है, तो वो नए बिजनेस भी या नए बिजनेस यूनिट्स भी नहीं स्टैब्लिश करेगी। आपको पता है बड़ी कंपनी है, वो आगे छोटे छोटे और बिजनेस भी स्टार्ट कर लेती हैं, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, तो उस जैसे एंग्रो कंपनी है, तो उसके आगे कई बिजनेसेस है, जैसे ओलपर है उसका बिजनेस है, ठीक है, ओमोर उसका बिजनेस है। तो एंग्रो के बहुत सारे बिजनेस हैं। जब जब कंपनी की अपनी अर्निंग ही थोड़ी रहेगी, तो वो थोड़ी अर्निंग से, थोड़े पैसों से वो नई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, वो नए बिजनेसेस कैसे स्टेब्लिश करेगी, ठीक है। नए नए अपने यूनिट्स कह लें, नई ब्रांचेस कह लें, या नए इन्वेस्टमेंट्स या नए बिजनेसेस या नई कंपनीज, ठीक है, वो किस तरह स्टेब्लिश करेगी? नहीं करेगी, उसकी अर्निंग ही कम है, ठीक है। तो ये जब नए बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगा कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। वो जीडीपी स्टक होकर रह जाएगी, वो ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है। जीडीपी तो तभी ग्रो करेगी जो बड़े बड़े जो ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, वो आगे और बिजनेसेस ओपन करें, और जगह इन्वेस्टमेंट करें। वो और जगह इन्वेस्टमेंट तभी ही हो सकती है जब टैक्स में उन्हें रिलीफ दिया जाए, टैक्स कम किया जाए, ठीक है। इसलिए साल भर में जो बिजनेस सेक्टर होता है, वो इसलिए रोते हैं कि जी हम पे टैक्स कम किया जाए, हम पे टैक्स कम किया जाए। अगर टैक्स कम होता है, तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत रिलीफ दे देती है बिजनेस को। हुकूमत ये कहती है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के अभी 30% टैक्स था, तो हुकूमत ये कहती है ठीक है, 30 नहीं तो हम आपसे सिर्फ जो है वो 5% टैक्स लेते हैं, या 10%, 5% कर लेते हैं। वो कहती है कि हम आपसे 5% टैक्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो अर्निंग बच गई उन कंपनीज की, वो बन गई 95 मिलियन, ठीक है। अब 95 मिलियन में यहाँ पे दिल खोल के जो है एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेंडिचर करने के बाद वो जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो नए बिजनेसेस हैं उन्हें खोलेंगे अपने नाम से। फॉर एग्जांपल पहले एक सेक्टर में थे, अब दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे, तीसरे सेक्टर में चले जाएंगे, हर सेक्टर में वो अपना बिजनेस जो है वो खोल लेंगे, ठीक है। वो तभी हो पाएगा ना जब उनके पास वापस मिकदार में जो है वो अर्निंग हो पाएगी, ठीक है। और अर्निंग ज्यादा तभी हो पाएगी जब हुकूमत उन्हें टैक्स में रिलीफ देगी, उन पे बिजनेस सेक्टर पे टैक्स जो है वो कम करेगी, ठीक है। तो बिजनेसेस जो है वो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्लांट्स बनाएंगे, नई कंपनियां खड़ी करेंगे, ठीक है। और इस तरह जब नई कंपनियां, प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट होंगी, या फिर वो नई जो है वो फर्म्स एस्टेब्लिश करेंगे, जब वो नई फर्म्स एस्टेब्लिश होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनसे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ेगा, और जब जो लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। और बिजनेसेस भी जब प्रोडक्शन करेंगे, पहले एक प्लांट जब एक जो बिजनेस के पास जो फैक्ट्री थी, अब उन्होंने 4 खोल ली है। पहले एक एक फैक्ट्री की अमाउंट जीडीपी, नेशनल जीडीपी में आती थी। अब जब वो चारों फैक्ट्री की जब कलेक्टिव अमाउंट जीडीपी का हिस्सा बनेगी, तो मुल्क की जीडीपी इनहेंस कर जाएगी, ठीक है, मुल्क की जीडीपी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जब टैक्सेस कम होते हैं, तो फिर जो है वो जीडीपी भी ग्रो करती है, इंसान भी ग्रो करता है, इनकम भी जो है हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, ठीक है। और बिजनेस सेक्टर भी जो है वो भी ज्यादा बूम करता है, वो भी एक को छोड़कर 10 नई फैक्ट्रियां लगाता है, अपने बिजनेस को बढ़ाता है, और अल्टीमेटली मुल्क की जीडीपी जो है वो ग्रो करती है। और जीडीपी का ग्रो करने का मतलब है मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन होता है, ठीक है।
लेकिन जब टैक्सेस जो है वो ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस हो जाते हैं, तो कंजम्पशन कम होती है, बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, और आम इंसान और बिजनेसेस और तमाम जो मुल्क के लोग हैं वो सेविंग, उनकी जो सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो कम होती हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क की जीडीपी है वो डिक्लाइन का शिकार होती है। हुकूमत तो अपना खसारा पूरा कर लेती है डेफिसिट, लेकिन मुल्क की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, और मुल्क मुल्क जो है वो बदहाली की तरफ मूव करता रहता है, बजाय कि वो खुशहाली की तरफ हो। लेकिन हुकूमत जो है वो उसने तो खर्चे पूरे कर लिए अपने, हुकूमत अच्छी चलती है, लोग जो है वो बदहाली का शिकार होते हैं। तो इस तरह जो है हाई टैक्सेस जो है वो इफेक्ट करते हैं जीडीपी को। ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है उनका नेशनल इकोनॉमी के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि टैक्सेस जो है वो कम लगाने चाहिए, टैक्सेस ज्यादा नहीं लगाने चाहिए। इसीलिए जो मुल्क हैं जहाँ पे टैक्सेस कम हैं या फ्री टैक्स कंट्रीज हैं, तो इसलिए वो इतनी खुशहाल हैं, इतनी जल्दी डेवलप हो गई हैं। जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कि उनमें टैक्सेस नहीं थे पहले, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, इतनी जल्दी वो इसलिए डेवलप हो गए हैं कि यहाँ पे देखें उनकी नेशनल इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट आया होगा। ठीक है, ये सारे जो आपने सिर्कमस्टांसेस पढ़े। तो इस तरह से जैसे हम अभी बात कर रहे थे टैक्सेशन की, तो देखो टैक्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेसमैन हो। तो इसलिए जो है देखो जो इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, वही करेगा ना जिसके पास पैसा है। जो पहले जिसके पास पहले पैसा है बहुत ज्यादा, वो बिजनेसमैन ही हो सकता है जो बहुत अमीर होगा। ठीक है, वही आगे इन्वेस्टमेंट्स करेगा, नई कंपनीज खोलेगा, नई जो है वो अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश करेगा, कोई भी चीज खोलेगा नहीं। तो इस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो है वो टैक्सेस बहुत इफेक्ट करते हैं। देखो एक कंपनी है या एक ओनर है, बिजनेस ओनर, अपने हर अगर 30 जो है रुपया, या सॉरी 30% टैक्स है कारपोरेट्स के ऊपर, तो वो हर अपने 100 रुपए का जो है वो 100 रुपए में से 30 रुपया सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहा है। अपने 100 रुपए मुनाफे का 30 रुपया जो है मुनाफा है वो गवर्नमेंट को दे रहा है। तो बताएं वो खुश होगा या नाराज होगा गवर्नमेंट से? अब जो है वो कोई कंपनी है, वो अपनी कंपनी में से अपनी कंपनी की प्रोडक्ट सेल करता है, तो अपनी हर सेल के ऊपर 100 में से जो है वो, अपने मुनाफे में से 100 में से जो है वो 30 रुपए जो है मुनाफे का वो हुकूमत को दे देता है। तो बताएं वो खुश होगा या नाराज? बाकी लोग बताएं, बाकी लोग अगर अगर मौजूद है तो मुझे यहाँ पे बताएं। तो ये बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, 30%। तो पाकिस्तान इंडिया में दोनों में जो कारपोरेट्स के ऊपर टैक्स है वो 30% है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब थोड़ा सा बड़ी फिगर में अगर मैं बात करूं, चाहे आप भी हो, फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाएं। ठीक है, आपने कोई बिजनेस खोला, तो आपने 10 लाख रुपया मुनाफा कमाया, आपकी कंपनी है। ठीक है, और आपको 10 लाख रुपए में से सीधा सीधा जो है वो 2.5 लाख रुपया हुकूमत को देना पड़ गया अपने मुनाफे में से टैक्स। तो मुझे बताएं आप खुश होंगे या नहीं होंगे? आपके पास पीछे बचे 7.5 लाख रुपया। अब 7.5 लाख जो हैं वो फिर आप उसमें से सेव करेंगे, कुछ अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको, अगर टैक्स सिर्फ 5% होता तो सिर्फ 50,000 देना पड़ता, या 10% होता सिर्फ 90 जो है वो 10% होता तो 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता, पीछे 9 लाख हमारे पास बचते, तो हम अच्छी तरह बैंक में भी जमा कर लेते और साथ जो है वो कंज्यूम भी कर लेते, सेविंग भी होती, कंजम्पशन भी होती। तो पाकिस्तान में जो जो मैंने 2.5 लाख रुपया कहा, तो पाकिस्तान में जो छोटी कंपनियां, जो स्मॉल कंपनीज हैं, जैसे आपने पढ़ा था, तो उनके ऊपर जो है वो 25% टैक्स है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो है वो 30% कारपोरेट टैक्स है, जो कम होकर अब 30 तक आया है। दोनों मुल्कों में पहले बहुत ज्यादा था, अब काम करके उन्होंने 30% किया, अभी भी उनपे एहसान किया है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो सिर्फ 30% ये नहीं, बल्कि जो बड़ी कंपनी है उन पे सुपर टैक्स भी है, इनकम टैक्स के अलावा एक और टैक्स भी है, सुपर टैक्स, जो वो देती हैं। ठीक है, 5%। तो इस तरह उनका जो टैक्स है, जैसे बैंकिंग कंपनीज होगी, मोबिलिंक होगी, दूसरी होगी, तो 40% तक भी पहुंच जाता है। अब आप सोचे कि एक बंदा साल में, अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कमाता है, तो उसमें से 1 करोड़ में से तो 40 लाख सीधा सीधा हुकूमत को दे दे, वो सिर्फ 60 लाख बचा। मुझे बताएं क्या क्या कंजम्पशन होगी और क्या इन्वेस्टमेंट होगी और क्या नए प्रोडक्ट इस मुल्क में ओपन करेंगे?
तो इसलिए जब देखो इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेसमैन करता है, पैसा बिजनेसमैन के पास है, बिजनेस का एक्सपीरियंस उससे है, तो नया बिजनेस भी वो खोलेगा ना। तो इसीलिए जब हुकूमत हुकूमत तो इन्वेस्टमेंट नहीं करती बिजनेसेस में, ठीक है, और मुल्क जो है वो बिजनेसेस के ऊपर चलता है, तो हुकूमत जो है वो जब कहती है, रिक्वेस्ट करती है बिजनेस सेक्टर से कि प्लीज आप और इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करें, तो बदले में बिजनेस सेक्टर की जो कम्युनिटी है वो ये कहती है कि आप जनाब टैक्स कम करें, हमें टैक्स में रिलीफ दें, हम आप हमें टैक्स में रिलीफ देंगे तो हम बिजनेस ज्यादा स्टैब्लिश करेंगे। तो और बाहर से भी जो इन्वेस्टमेंट आती है बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे कहते हैं, तो उन्हें भी हुकूमत टैक्स में खास रिलीफ देती है 5 साल या 10 साल के लिए या लंबे अरसे के लिए। तो इसलिए फिर वो लोग आके यहाँ पे प्लांट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इस मुल्क में टैक्स कम है। तो मुझे बताएं, लोगों को तो अपनी इनकम से गर्ज है, ठीक है, मुल्क से तो नहीं होती, बिजनेसमैन जो होता है, ठीक है, अब वो तो उस मुल्क में मूव करेंगे ना जहाँ पे टैक्स कम है, ठीक है, जहाँ पे उनकी इनकम बढ़े, उनकी वेल्थ बढ़े। जहाँ पे टैक्स ज्यादा है तो क्यों मूव करेंगे? बांग्लादेश लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहां पे टैक्सेस कम है, ठीक है। दुबई क्यों लोग बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं? दुबई में कौन सी ऐसी चीज है? अमेरिका क्यों नहीं जाते लोग? यूके क्यों नहीं जाते? पिछले 20-30 साल से दुबई में हेडक्वार्टर हर चीज क्यों बनी हुई है? दुबई में कंपनीज क्यों खुल रही है? क्योंकि वहां पे टैक्स थे ही नहीं, ठीक है। तो दिस ये वजह है सारी की सारी। यानी अभी तो मैंने आपको छोटी कैलकुलेशन बताई है कि आप भी एक छोटी कंपनी बना लें, आप लोग कल को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें और आप छोटी कंपनी बना के उसमें छोटी कंपनी में 10 लाख साल के कमाएं, तो 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए टैक्स है सिर्फ, इतना ज्यादा, 2.5 लाख रुपया। तो क्या आपकी कंजम्पशन होगी, क्या आपकी सेविंग होगी, ठीक है। और बड़ी कंपनी अगर बहुत बड़ी है तो उसमें 30% टैक्स है, ठीक है। फिर दूसरे सुपर टैक्स, ये इनकम टैक्स की मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ जो हमने कंपनियों ने अपनी जेब में देना है। और पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का ज्यादातर पोर्शन है, 90% से ऊपर, 95% से, वो ये जो 4-5 हजार बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान में यही देती हैं, ठीक है। तो इस तरह जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं, ये सामने आपके पास बैंक शो हो रहे हैं, तो इनके ऊपर 40% टैक्स है। अब यानी हर साल अगर मिजान बैंक या एचबीएल बैंक 1 करोड़ कमाएगा तो वो 40 जो है वो लाख जो है वो उसमें से हुकूमत को देगा, ठीक है। तो मुझे बताएंगे, नई ब्रांचें खोलेंगे अपनी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये दूसरे मुल्क में भागेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये टैक्स इतना अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब आई होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स का किस तरह कंजम्पशन पे और नेशनल इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, रोजगार पे इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास, वो है फिस्कल पॉलिसी में जो लास्ट जो चीज आ जाती है वो है प्रिंटिंग करेंसी, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है उसे पूरा करने के लिए जो है हम तीसरा जो हमारा हल है उस वो हम जो पूरा करते हैं वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो करेंसी के जरिए प्रिंट कर लेते हैं। देखो हम दोनों की तरफ मूव नहीं करना चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि हम बोरोइंग करें, अब हम ये भी नहीं चाहते बोरोइंग से जो है वो हुकूमत अफेक्ट होगी, बोझ बनेगा, ठीक है, और टैक्स से जो है वो हम पे बोझ बनेगा, मुल्क अफेक्ट होगा, ठीक है। अब दोनों काम नहीं करना चाहते, हम एक तीसरा काम ये कर लेते हैं, जो करेंसी है उसे छाप देते हैं। ये भी तो एक हाल है ना, कि ये एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है करेंसी छापना, कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो हुकूमत सोचती है कि यार नोट ही है ना, हम नोट से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो हुकूमत जो है करेंसी छाप लेती है, ठीक है। करेंसी जो है वो एक एक जो नोट है, जो करेंसी का पेपर है, वो एक वैल्यू का नाम है, उसकी बैक पे एक वैल्यू है। इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उसमें दी हुई हैं बहुत सारे के जो बैक पे है उसके गोल्ड होना चाहिए, बैक पे चांदी होनी चाहिए, तो चांदी और गोल्ड के अब सिक्के नहीं रहे, तो इसलिए जो अब कागजी और हुकूमत के पास इतनी चांदी और सोना है भी नहीं, किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट के पास नहीं है अमेरिका के अलावा इतना ज्यादा कि वो चांदी और सोने के सिक्के बना सके इतनी बड़ी मिकदार में, ठीक है। चांदी और सोने का सिक्का कभी डी वैल्यू नहीं होता, तो हुकूमत कागजी जर बनाती है। तो उसके लिए भी फिर थ्योरीज ये हैं कि जितने हुकूमत नोट्स पब्लिश प्रिंट करे बैक एंड पे, उतना ही गोल्ड या सिल्वर पड़ा हो। तो फिर इन्होंने जब इतना नहीं था गोल्ड और सिल्वर, तो इन्होंने फिर एक नई थ्योरी आ गई कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि जिसमें जो है वो आप 25% रिजर्व कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर, और उसके बाद फिर बाकी 75% जो है वो आप छापते रहे नोट। 100 में से अगर 100 रुपया छापना है तो 25 रुपए का सोना आप रिजर्व कर लें। फिर ये भी खत्म हो गया, फिर 10% पे आ गया। अब तो कोई किसी भी थ्योरी को माना ही नहीं जाता, हुकूमत जितने मर्जी चाहती है नोट प्रिंट कर लेती है। तो लेकिन इससे क्या होता है, देखने में तो बहुत आसान है, ठीक है, नोट प्रिंट कर लो, पूरी कर लो, लेकिन हकीकत में एक जाली वैल्यू कह लें, एक आर्टिफिशियल वैल्यू, नोट के पीछे हकीकी वैल्यू होनी चाहिए गोल्ड की,
लेकिन आर्टिफिशियल वैल्यू हुकूमत प्रिंट करती है, ठीक है। बैक उसकी कोई नहीं होती, जब उसकी बैक नहीं होती, ठीक है, तो वो जो है वो एक कागज का टुकड़ा रह जाती है, फिर उस करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे अमेरिकन डॉलर इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो गोल्ड है अमेरिका के पास है, और वो बैक उसकी बैक पे है, ठीक है। तो उन्होंने इतने ज्यादा नोट नहीं छापे हुए दुनिया में। अगर 100% डॉलर है तो 97% जो है वो डिजिटल फॉर्म में बैंक की सूरत में पड़ा हुआ है, सिर्फ 3% जो है वो करेंसी नोट्स की सूरत में पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है सिर्फ 3%। और बाकी 97% जो है वो सिर्फ उधर पड़ा हुआ है बैंक के अंदर में, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में। तो यानी ये देख लें, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा नोट्स हैं या दूसरे मुल्कों में। तो जब करेंसी ज्यादा प्रिंट होती है तो अल्टीमेटली जो है क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आज से 5 साल पहले हमारी 100 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है, और आज 5 साल बाद 2018 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी, या 2015 में, आज 2022 में 100 रुपए की वो वैल्यू नहीं है, ठीक है वो 100 रुपया, नोट भी वही है, ठीक है, नोट भी वही है, सिक्का भी वही है, तो लेकिन आज उसकी वैल्यू गिर गई है, ठीक है। आज मीन्स के जो चीजें 100 रुपए की आज से 5 साल पहले आती थी या 10 साल पहले आती थी, आज वो आती ही नहीं है, आज वो चीजें 400-500 रुपए में आती हैं, हालांकि वही नोट है, वही डॉक्यूमेंट है। क्यों ऐसे होगा कि इन्फ्लेशन हो गया? तो ये इन्फ्लेशन क्यों होता है ज्यादा? जब करेंसी ज्यादा प्रिंट करती है हुकूमत, ठीक है। सबसे जो बड़ा फैक्ट ये होता है, जब करेंसी ज्यादा हुकूमत प्रिंट करती है, जो मेन उसका फैक्ट होता है वो इन्फ्लेशन होता है, कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ग्रो करता है। जब इन्फ्लेशन ग्रो करता है, चाहे आप जीडीपी जितनी मर्जी ग्रो करते रहे, ठीक है, जैसे हमने कल देखा कि जीडीपी 6% ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन 12% ग्रो कर रहा है, तो हकीकी तौर में हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 6 रुपए हमने अपनी आमदनी में इजाफा किया, 12 रुपए हमारे खर्चों में इजाफा हो गया। तो इस तरह इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहिए, इन्फ्लेशन को जो है वो अपनी सतह पर रखना चाहिए, 2-4% से ज्यादा ना होने पाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम करेंसी प्रिंट ना करें, ठीक है, हम करेंसी ना फेंकें, ठीक है। करेंसी की वैल्यू गिरती क्या कहाँ से है, कैसे? हम जैसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बताया था, पढ़ाया था आपको, कि जब मार्केट में नोट ज्यादा सर्कुलेट होते हैं, देखो मार्केट में जो भी चीज ज्यादा मौजूद होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप सब्जी लेने जाएं या कोई फ्रूट लेने जाएं, जब एक फ्रूट जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अनार है, जब अनार इतना ज्यादा आ जाए मंडी में कि उसे खरीदने वाला ही कोई ना हो, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। जब अनार कम होगा तो उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी, वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह नोट्स के हवाले से, जब नोट इतने ज्यादा मार्केट में फेंक दिए जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। जब वैल्यू गिर जाएगी तो इट्स मीन्स के इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो नोटों की जो है वो करेंसी की जो वैल्यू गिर जाती है, जिससे हमें वैल्यू गिरने की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन का हमने सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ही बुरा होता है जीडीपी के लिए, जैसे कल आपने देखा, ठीक है, ठीक है। और ये उस वजह से होता है कि जब मनी जो है वो ज्यादा सर्कुलेट होती है मार्केट में, जो उसकी हकीकतन वैल्यू थी जो करेंसी की, इंट्रिंसिक 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 वैल्यू कहते हैं, जो उसकी अंदरूनी अंदर की जो हकीकी वैल्यू थी करेंसी की, वो लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है। अंदरूनी वैल्यू मीन्स कि जैसे कि 100 रुपया है, जैसे कि आज से 10 साल पहले 100 रुपए की कितनी वैल्यू थी, हकीकतन में वो 100 रुपया था, लेकिन आज उसकी वैल्यू वो लॉस्ट हो गई है, वो 100 रुपया एक 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। 100 रुपया एक 10 रुपया लगता है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। जैसे हम बचपन में होते थे हम सब लोग, तो हम 1 रुपए की सिक्के की कितनी वैल्यू थी सोचें उस टाइम पे, ठीक है। और आज 1 रुपए की सिक्के की कोई हैसियत नहीं है 1 रुपए का सिक्का वही सिक्का है, आज 20-22 साल बाद वही सिक्का है। तब हम इतनी सारी चीजें खरीद लेते थे 1 रुपए की, ठीक है, ठीक है, लेकिन आज तो 1 रुपए की टाफी भी नहीं आती। तो इस वजह से है वही, लेकिन इसकी जो अंदरूनी वैल्यू थी, हकीकत जो वैल्यू थी वो गिर गई है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो करेंसी ज्यादा प्रिंट की, ठीक है जी। और जब करेंसी जो है वो प्रिंट की तो करेंसी डी वैल्यू होती है। अच्छा, एक लफ्ज है मोनिटाइजेशन, मोनी मनी से निकला है, ठीक है। तो मोनिटाइजेशन मीन्स के जब हम करेंसी ज्यादा प्रिंट करते हैं तो इस अमल को कहते हैं मोनिटाइजेशन, ठीक है, मोनिटाइजेशन। जब हम करेंसी वापस बैंकों में लेके आते हैं, जब करेंसी जो है वापस उठाते हैं मार्केट से, ठीक है, उस करेंसी को वापस जो है वो जब्त कर लेते हैं, ले आते हैं, जैसे अभी नोट एक्सचेंज करने का कह रही है हुकूमत कि अपने नोट जमा करवाओ, तो वो होती है, उसे भी डीमोनेटाइजेशन का अमल कहते हैं, कि सारे के सारे नोट जो है वो हुकूमत वापस बैंक में, स्टेट बैंक ले आता है, वापस जो है वो जमा कर लेता है, ठीक है, उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो मोनेटाइजेशन मीन्स कि करेंसी छापना, उसे मार्केट में फैलाना, जो अमल होता है करेंसी छापने का, मार्केट में फैलाने का, उसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। जब मोनेटाइजेशन ज्यादा होती है तो जो करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन होता है,
ठीक है, जिस और इस इन्फ्लेशन की वजह से पूरी की पूरी जीडीपी जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी और हर चीज, हर बंदा, हर बिजनेस, हर इंडिविजुअल जो है उससे इफेक्ट होता है, सिर्फ इस वजह से, ओवर प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी की वजह से। इसलिए पिछले साल में इतनी बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान की कि हम करेंसी जो है बहुत ज्यादा प्रिंट करें। और मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो 1 रुपी इज इक्वल टू $1। ठीक है, पाकिस्तान जब बना था तो $1 जो था वो $1 के बराबर था। क्या उस टाइम कोई रॉकेट साइंस होगी थी कि ₹1 $1 के बराबर था? माजरत के साथ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ₹1 जो है वो $1 के बराबर था। और आज आप देख लें कि ₹1 जो है, $1 जो है वो ₹250 के बराबर है। हुआ इस तरह से था, जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम क्योंकि मरकजी बैंक नहीं था पाकिस्तान के पास, तो इंडिया से मुआहदा किया था कि वो हमारे प्रिंट करेगा नोट्स। तो बैंक ऑफ बहावलपुर मौजूद था, बैंक ऑफ बहावलपुर लिमिटेड। तो सबसे पहली रियासत बहावलपुर शामिल हुई थी। तो बैंक ऑफ बहावलपुर ही बाद में उसे ही जो है वो स्टेट बैंक का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ बहावलपुर ने जो है वो, जो बहावलपुर के नवाब थे, तो उन्होंने 45 जो है वो मन जो है वो सोना जो दिया था हुकूमत पाकिस्तान को। अब जब भी कोई करेंसी प्रिंट होनी होती है किसी मुल्क की, तो उसके बैग पे कोई वैल्यू चाहिए, कोई उसका गारंटर हो। तो रियासत बहावलपुर हिंदुस्तान की दूसरी स्ट्रॉन्ग मईशत में रियासत थी। तो इनका दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी पूरे हिंदुस्तान की 616 रियासतों में। तो इनके पास बहुत सोना था। तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान की 1 साल की तनख्वाह भी देने का ऐलान किया तमाम मुलाजमिन को। रियासत बहावलपुर के सिक्के भी चले। बाद में इन्होंने जब पाकिस्तान की करेंसी प्रिंट करनी थी, तो बैग इन्होंने जो है अपना बैंक ऑफ बहावलपुर भी दे दिया, जो बाद में स्टेट बैंक में कन्वर्ट भी हुआ। तो स्टेट बैंक के अंदर उसे जम कर लिया गया था। तो इस तरह से जो है वो, और जो है 45 मन जो है वो, या 4500 मन था, या 45 मन था, इस तरह इन्होंने सोना दिया। जो वो करेंसी की बैग इतनी मजबूत थी, उसके पीछे इतना ज्यादा सोना था उस टाइम पे। तो फिर जो हमारी जो वैल्यू थी वो $1, ₹1 इक्वल था, ₹1 इक्वल था $1 के। ठीक है, $1 के। और आज आप अपनी हालत देख लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन की वजह से पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, हर बंदा, हर घर जो है वो, हर इंसान जो है वो इफेक्ट होता है। हम सब लोग देख लें कि हमारी कितनी अर्निंग है, इन नंबर्स, इन फिगर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है वो इन हकीकत में उसका वो वैल्यू ही नहीं है, वो गिर गई है। ठीक है, तो ये हुकूमत अपने चक्कर में अपना मालियाती खसारा पूरा करने के लिए करेंसी ज्यादा छाप देती है, जिससे अवाम जो है वो सारी की सारी इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए हुकूमत को जो चाहिए कि बिल्कुल भी करेंसी ना छापे, बिल्कुल भी जो है वो करेंसी जो है इंतहाई मोहतात तरीके से जो छापे, ताकि उसकी वैल्यू ज्यादा बनी रहे। ठीक है, वैल्यू ज्यादा बनी रहे। और हुकूमत को ये भी चाहिए करेंसी जितनी छापे उसकी बैग पे गोल्ड होना चाहिए। जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, या फिर जो इकोनॉमिक्स है, वो ये कहती है जो हकीकत में कि करेंसी कभी जो डी वैल्यू ना हो, तो बैग पे उसके गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, जितने का गोल्ड हो, यानी जितनी वैल्यू गोल्ड की हो उतनी वैल्यू की करेंसी छापनी चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल के दे के मैं आगे बढ़ूंगा। मिसाल के तौर पर, अब गोल्ड क्यों डी वैल्यू नहीं होता, या चांदी क्यों डी वैल्यू नहीं होती? ठीक है, अब देखें, एक दौर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। ठीक है, उस टाइम भी गोल्ड और चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, एक उनसे पीछे दौर था। ठीक है, हजरत ईसा अलैहि इस्लाम से भी बैक पे कह लें, उनसे भी बीसी, मतलब उनसे भी पीछे दौर था। ठीक है, और एक मुगलिया दौर था। तो सोचें, अगर मुगलिया जो दो सन 2000 बीसी, मतलब बैक 2000 पे जाएं हम, तो उसमें कोई, अगर हमें हजरत ईसा अलैहि इस्लाम से पहले वाले दौर में कुछ सिक्के मिलते हैं सोने के, ठीक है, उन सिक्कों को ले आए, आज उठा के ले आए, रख लें अपने सामने टेबल पे। ठीक है, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अगर कोई सिक्के हैं उस दौर के, वो ले आए, वो भी दूसरे नंबर पे टेबल पे रख लें। उसके बाद मुगलिया दौर के सिक्के ले आए, ठीक है, वो टेबल पे रख लें। ठीक है, उसके बाद आज का जो सिक्का है उसी वजन का वो टेबल पे रख लें। ठीक है, तो चारों की वैल्यू, जो गोल्ड 2000 साल पहले था, 5000 साल पहले था, 1000 साल पहले था, 500 साल पहले था, और आज 2022 में जो गोल्ड है, जो पांचों के पांचों जो सिक्के, अगर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री अलहदा हो जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड की अगर बात करूँ, उस धात की बात करूँ, तो उन चारों का जो वजन है, तो उनकी वैल्यू बराबर होगी। वो गोल्ड कभी डी वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, आज के रुपयों में भी उसकी वैल्यू उतनी होगी, हालांकि उस हुकूमत ने जो सिक्का प्रिंट किया होगा, वो हुकूमत आज एग्जिस्ट नहीं करती, वो मौजूद नहीं है। ठीक है, 500 साल पहले वो हुकूमत आज मौजूद नहीं है, मुगलिया हुकूमत आज नहीं है, लेकिन उस सिक्के की जो वैल्यू है वो आज हकीकतन है, और हर बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उस गोल्ड को। ठीक है, उस सिक्के को।
तो ये पावर है गोल्ड की या सिल्वर की, कि जब बैक पे करेंसी के गोल्ड होता है या गोल्ड की या सिल्वर की करेंसी होगी, तो चाहे 5,000 साल गुजर जाए वो कभी भी डीवैल्यू नहीं होगी। इसलिए इकोनॉमिक्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं कि गोल्ड और चांदी की करेंसी होनी चाहिए ताकि डीवैल्यू ना हो। जब डीवैल्यू नहीं होगी तो कभी भी इन्फ्लेशन नहीं होगा, और इन्फ्लेशन नहीं होगा तो मुल्क बहुत बेहतर तरीके से जो है वो मूव करेगा। अब दुनिया इस पे आ गई है, एक मुल्क है उसने गोल्ड के सिक्के जो है वो चलाए हैं, पता नहीं जिम्बाब्वे है कौन सा मुल्क है, ठीक है, उसने ये शुरुआत की है। बड़ा खूबसूरत सिक्का है, अगर देखें तो नेट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है करेंसी, और ये है सारे का सारा सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे मुझे 30 सेकंड अगर ब्रेक देते हैं तो मैं दिखा पाऊँ उस सिक्का, अगर मुझे मिल जाता है जल्दी से। सॉरी, आवाज नहीं जा रही थी, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने जो है वो ये सिक्के हैं, आई थिंक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, या शायद किसी बाद के दौर के हैं, किसी हमारी जो इस्लामी रियासत है उसने पब्लिश किए हैं। देखें कलमा शरीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। और यहाँ पे ये देखें कि ये इन सिक्कों को ले लें, आज के दौर में भी जो गोल्ड की सिर्फ बात करें तो गोल्ड की उतनी वैल्यू थी जितनी जितनी इतने साल पहले थी। गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, कभी नहीं गिरती। तो इस तरह आज के दौर में जिम्बाब्वे जो है उसने ये वाली गोल्ड करेंसी इशू की है कुछ महीने पहले, ये आपके सामने है। ये वाली गोल्ड करेंसी इसने इस तरह शीशे के जो है उसके अंदर, तो इस तरह गोल्ड के सिक्के इसने लॉन्च किए हैं। ये 1 लाख डॉलर या इस तरह 1 लाख डॉलर से कुछ ऊपर का ये सिक्का है। उनकी उनका जो जिम्बाब्वे डॉलर है आई थिंक, उनके उनकी डॉलर है करेंसी आई थिंक। तो वो लोग फिर चेंज करवा के इस सिक्के को खरीद रहे हैं। तो 5% इन्होंने मेकिंग कॉस्ट शामिल की, और बाकी जो है वो सिक्के की वैल्यू। तो ये इस तरह से ये इन्होंने सिक्का लॉन्च किया है, इनके इनके मरकजी बैंक ने ये लॉन्च किया। उनका ये कहना था कि अब हमारा जो इन्फ्लेशन का मसला है मुल्क के अंदर वो खत्म हो जाएगा इस करेंसी को लॉन्च करने से। तो आज के दौर में जिम्बाब्वे वाहिद मुल्क है जिसने जो है वो ये करेंसी लॉन्च की है गोल्ड में। तो अब उनके मुल्क में हमेशा के लिए इन्फ्लेशन का मसला हल हो जाएगा अगर वो सारे सिक्के गोल्ड के और चांदी के लॉन्च कर देते हैं, या हम अपने मुल्क में जो है वो बैक एंड पे उतना ही गोल्ड और सिल्वर जो है वो रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये जी सिस्टम है सारा फिस्कल पॉलिसी में, कि किस तरह से ज्यादा करेंसी छापने से इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है, चीजें महंगी होती हैं। जीडीपी ग्रो करती रहे, इन्फ्लेशन दुगना ग्रो करता रहे, कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, मुल्क बदहाल ही होगा, ठीक है, बजाय बेहतर होने के। इसलिए यही यही सारी कोर रीजंस है पाकिस्तान की। तो हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनाए, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में ना छापे करेंसी, ना बोरिंग करे, ठीक है, ना जो है वो जाए दूसरी तरफ, करेंसी ना छापे, बोरिंग ना करे, ठीक है। तो टैक्सेस भी ना बढ़ाए बल्कि अपने एक्सपेंसेस कम करें। मेरे नजरिए में हुकूमत सिर्फ अपने एक्सपेंसेस कम करे, सादगी पे आ जाए, बिल्कुल सादगी पे आ जाए, तो कोई मसला नहीं है, हम सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल जो है वो शाहाना अखराजात खत्म नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में।
तो वापस हम फिर आगे उसी स्लाइड पे कि फिस्कल पॉलिसी के दो हिस्से हैं कि हुकूमत की अर्निंग कहाँ से आती है और खर्च कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा अगला हिस्सा है वो है जो है बजट से रिलेटेड। तो आई थिंक क्या इससे अगले हिस्से पे मूव करना चाहिए, काफी बड़ा एरिया है वो, या फिर यहाँ पे क्लोज कर दें, कल सुबह में हम एक सेशन कर लेते हैं दिन के टाइम में, तो इधर से ही रिकनेक्ट कर लेंगे हम, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, कल कल हम यहाँ से इंशाल्लाह यहीं से रिकनेक्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम कल इंशाल्लाह बजट को देखेंगे, ये सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपने देख लिया, तो कल कुछ बजट को देखेंगे और कुछ बाकी चीज़ों को, और फिर इंशाल्लाह बस एक दो सेशन और है हमारे, तो हमारा क्लोज हो जाएगा। दो मैक्सिमम तीन सेशन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तीन, तो हमारा फिस्कल पॉलिसी ख़त्म है। ये हमने मेजर जो पोर्शन है फिस्कल पॉलिसी का कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं हम आज का अपना सेशन। सो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझसे आस्क कर सकता है, बाकी लोग क्लास छोड़ के जाना चाहें जा सकते हैं। इसके सर जी आमिर क्लोज। सर मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना सर, वो तो सर जो कल हमें लेक्चर दिया ना सर उनसे भी रिलेटेड होगा। और ये क्वेश्चन मैं कल से जो लेक्चर सुन रहा हूँ ना सर, ये बात तो सर मुझे पिंच कर रहा है ना सर, वो ये है अफगानिस्तान की करेंसी जो काबुल वो है ना सर, हम्म, हम से ऊपर है ना सर पाकिस्तानी रुपी से। सही। और उसका मतलब देखे सर, ना इनकी कोई प्रोडक्शन है ना, वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, इनकी जीडीपी है, सिर्फ उनकी करेंसी ऊपर होने की वजह ये अमेरिका ने डॉलर्स बहुत छोड़े हैं ना सर वहाँ। ठीक है, तो वो इवन के वहाँ पीस भी नहीं है सर, वहाँ टेररिज्म है बाकी चीज़ें हैं, फिर भी मतलब उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है सर, उसका क्या वजह है इसके पीछे? उसकी क्या वजह है उसके पीछे? जी सर। सही। अब जैसे कि सर बांग्लादेश हमसे ऊपर है ना सर, समझ आती है वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह है, बिजनेस हो रही है, लेबर वहाँ है ना सर, हम्म, तो इनका समझ नहीं आता अफगानिस्तान का क्या है सर, ऐसे क्या इशू है? यानी कि आपका ये मानना है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो किस तरह जो है वो बेहतर हो रही है, यही ना? जी सर। जी। ठीक, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ इतने में। इसके गोल्ड कोई रिजर्व भी और तो होंगे ना। चीज़ें बताना चाहे मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी इसके ऊपर शायद। तो इसके अलावा तो किसी चीज़ में इशू नहीं है फेस करना पड़ा आपको, बाकी चीज़ें समझ आ रही हैं? जी सर अलहमदुलिल्लाह समझ आ रही है सर, ऐसे हो सकता है आप और सर यूनुस पढ़ाओ चीज़ें समझना है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा पढ़ाना नहीं आता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा नहीं देता हूँ सर आप आपको क्या पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। कि क्या है जी सिचुएशन। ये देखें जी, हाल ही में कितने खूबसूरत अंदाज में, हम तो अफगानिस्तान को ऐसे ही समझते हैं, तो कितने खूबसूरत अंदाज में, अगर स्क्रीन मेरी आपको दिखा पा रही है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ये इसी वीक में पब्लिश की है। ठीक है, तो अब रिपोर्ट में वो ये कहते हैं जनाब, वो कहते हैं, पहले रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं फिर ग्राफिकली समझते हैं, आपके सवाल यहाँ से जवाब मिलता है। वो ये कहते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया है। ठीक है, गुज़श्ता 7 महीनों में 1 बिलियन 88 मिलियन डॉलर, हम सोचें जरा, 1 बिलियन 88 मिलियन, तो यानी $2.25 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की है तालिबान हुकूमत ने। अभी अपनी एक्सपोर्ट बताइएगा मुझे जरा, कल आपने पढ़ी है, तालिबान हुकूमत ने $2.25 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, जबकि गुज़श्ता साल में सिर्फ $850 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। अगर मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो साल के आखिर तक एक्सपोर्ट $2 बिलियन तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह।
अब थोड़ा सा ग्राफ में देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या चीजें एक्सपोर्ट की है। वो कहते हैं पिछले साल सिर्फ $850 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट की थी, यहाँ पे जैसे बता रहे हैं ये। और वो कहते हैं कि अभी तक जो है वो हम $2.25 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो कर चुके हैं, उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, 1 बिलियन, 1 बिलियन 88 मिलियन। ठीक है, 2.25 नहीं, 1 बिलियन 88 मिलियन। ठीक है, तो इस तरह से वो देखें, वो ये बता रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को जो बढ़ा रहे हैं, तो और कहते हैं कि साल के आखिर तक वो $2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एक एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि $2 बिलियन तक उनकी पहुंच जाएगी। वो ये कहते हैं कि हमने पिछले साल से खातिर खा दुगना इजाफा किया है। जैसे वो इस पिक्चर में बता रहे हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया है, ईरान को किया है, हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान, इमारात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, अरबिस्तान, इराक। अब भाई एक्सपोर्ट क्या किया उन्होंने, तो वो ये बताते हैं कि हमने जो है अनार एक्सपोर्ट किया। आपको पता है कंधारी अनार दुनिया में माना जाता है, ठीक है, सबसे अच्छा अनार होता है। उन्होंने जो है वो ये जापानी फाले एक्सपोर्ट किए हैं। आड़ू बहुत अच्छा होता है, आड़ू एक्सपोर्ट किया। अंजीर, ये फ्रूट तो वहां से आ रहा है सारा, ये मेवा जात वगैरह ये एक्सपोर्ट किए हैं। अब इसका नहीं मुझे पता। ये रेड ग्रेप्स आजकल आपको बहुत मार्केट में दिखने को मिलते हैं, मैंने भी जिंदगी में पहली दफा रेड ग्रेप्स देखे हैं, तो ये भी बहुत नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से कि उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। उनकी सोच के मुताबिक हम मान लेते हैं कि जी, कि उन्होंने जो है वो ये कह रहे हैं कि साल के आखिर तक जो है उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। यानी कितनी, 1 बिलियन 88। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो साल के आखिर तक जो एक्सपोर्ट $2 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। तो यानी अफगानिस्तान जो है वो इन्हीं चीजों को लेकर जो है वो ये वाली चीजों को लेकर अभी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो $2 बिलियन तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स मुझे जरा बताएं, आपका टेस्ट भी है, कल हमने पढ़ी है कितनी थी, मैंने माइनस भी करवाया था। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी बताया था मैंने। मुझे बताएं सर पाकिस्तान देखिए की मतलब एक्सपोर्ट्स कितने $1 बिलियन की। मैं देखिए सर, मैं आपको $31 बिलियन। यही बताना चाहूँगा, जो इन्होंने 65% जो उन्होंने मेंशन की ना सर, जो ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है ना सर, अब देखिए ये हमारी बदकिस्मती है। आप भरोसा नहीं आए हो ना सर, कभी आप आओगे मैं आपको विजिट कराऊंगा। ये क्वेटा में घरों में ये चीज़ें उगती हैं, असद मुझे आप बताओ, ये आपने चीज़ें कल बहुत नॉर्मल कल हैं। कैलकुलेशन भी की थी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कितनी है? राशिद अली मुझे बताएं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कितनी है, चैट में मुझे बताएं कितनी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, कल ही हमने स्लाइड में पढ़ी है। $31 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है, $31 बिलियन की। ठीक है, और इम्पोर्ट आई थिंक 70 थी हमारी, है ना? ठीक है, तो इस तरह से जो है वो, ठीक है, सोच लेते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन की है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हर चीज है पाकिस्तान के पास, क्या हर चीज है, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन की हैं। और हमें कितने अरसा हो गया आजाद हुए, कोई इतनी अच्छी आर्मी है, इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इतना अच्छा बिजनेस सेक्टर है, तो भाई $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है। और उनकी कितनी है, $2 बिलियन की मुतवक्के। ठीक है, जिनमें से जो है वो 1.25 बिलियन तक वो कर चुके हैं। ठीक है, अब माइनस करें जो है वो जरा निकालें परसेंटेज पाकिस्तान की और उसकी। ठीक है, तो यानी कि अफगानिस्तान अभी उसे आजाद हुए 2 साल नहीं हुए। ठीक है, उसे जो है वो डेवलप हुए, अभी वो डेवलपमेंट के फेज में है। तो वो 1 साल के अंदर 7-8 महीने हो गए उन्हें अभी हुकूमत संभाले को। तो 1 साल के अंदर 7-8 महीने के अंदर वो $2 बिलियन तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान जो है वो $30 बिलियन पे पहुंचा है 75 साल बाद, और वो 7-8 महीने बाद जो है वो सिर्फ जो है वो $2 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। तो मुझे बताएं, अगर यही उनकी सिचुएशन जारी रही तो क्या अगले 10 साल में वो $30 बिलियन तक नहीं पहुंच जाएंगे, या 10-15 साल में? मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं, यहाँ पे एक एक प्रोजेक्शन करें, एक अंदाजा लगाएं, नहीं पहुंच जाएंगे? तो मुझे तो ये फिक्र है ऑनेस्टली, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ये वक्त ना आ जाए तो कि अभी देखो हमारे मुल्क में प्याज की शॉर्टेज हुई थी, सोचो प्याज की शॉर्टेज, हालांकि सब्जी वगैरह पाकिस्तान से जाती है अफगानिस्तान में, तो प्याज की शॉर्टेज हुई थी, दूसरी चीजों की। तो प्याज जो है वो यहाँ पे लोगों ने जमा कर लिया था, तो अफगानिस्तान से फिर हुकूमत ने इम्पोर्ट किया। ठीक है, टमाटर भी अफगानिस्तान से हुकूमत इम्पोर्ट कर रही थी। तो यार देखो कि वो
अब जैसी तालिबान की हुकूमत आई तो मैंने उनसे देखा, मैंने खबरों में सुना, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने पूरी तौर पे जो है ना, सबसे पहला काम जो उन्होंने आने के बाद किया, वहां पे खाना तक नहीं था, टीवी पे आता था, मसला था, लोग वो एक बंदा बिजनेसमैन बता रहा था कि 200 बच्चा आता है रोजाना जूते पॉलिश करने के लिए, कि हमें कुछ रुपए दे दो, कुछ पैसे दे दो। तो वहां पे जो है खाना तक नहीं था, तो आते साल सारी उन्होंने क्या इकदाम किए, उन्होंने कहा कि हम जो है, उन्होंने एक हेल्पलाइन बना दी मोबाइल में, जैसे ये पाकिस्तान वहाँ की जो मोबाइल कंपनी है, उन्होंने कहा पूरे अफगानिस्तान में कोई भी बिजनेस है, मैन है, कोई ट्रक है, कोई जो मूव करता है, किसी को अगर मसला है हेल्पलाइन पे फौरन कॉल करे, फौरन जो है अगर कोई कोई उसमें बिजनेस करने में रुकावट दे रहा है तो उसे फौरी तौर पे जो है वो सजा मिलेगी। तो वो हेल्पलाइन ने बड़ा काम किया अफगानिस्तान में। तो बिजनेसेस को पहले तंग करते थे, भत्ता लेते थे, पैसे लेते थे, मारते थे, तो वो सब खत्म हो गया। वहाँ फ्रीली आराम से लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी, ट्रक जो है वो सामान को लाने ले जाने के लिए फ्री होके सबने काम किया। एक तो ये वजह है, एक्सपोर्ट हुई। दूसरा, उन्होंने जो है वो आजरबाईजान जो है उसे समुंदर नहीं लगता, ठीक है, उसे रूट नहीं लगता, तो इन्होंने उसके साथ जो है कनेक्ट किया रास्ता, ठीक है। अब आजरबाईजान से भी बहुत सारा माल जो है वो अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान आता है। और अब तालिबान की विश ये है कि हमें भी सी पैक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान आजरबाईजान को दूसरी दुनिया को भी शामिल करना चाहता है। तो उसके लिए फिर आजरबाईजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह ये रूट डेवलप होगा सारा। तो यानी कि ये इस तरह आके उन्होंने फौरी इकदाम किए, तो आप देख लें कि उनके 7-8 महीने में कारकर्दगी ये क्या है। और मुझे तो खदशा है कि पाकिस्तान फ्यूचर में जो है वो अफगानिस्तान से लोन ना लिया करे। तो इसलिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, या कोई भी मसला नहीं है पाकिस्तान में, हम बेहतरीन इकोनॉमी बन सकते हैं। सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें आज के दौर में, आज फॉर क्विकली क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है, तो यार ये खर्चे कम करो। हम हमारी जिंदगियों में भी, जब फॉर एग्जांपल आज अगर मेरी जॉब ना हो, मेरे पास पैसे ना हो, तो मैं खर्चे रोकूंगा ना यार अपने, ठीक है, सेविंग को तो नहीं उड़ा दूंगा। तो हम पाकिस्तान को देखो, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आमदनी नहीं है, दूसरा हम कर्जे ले रहे हैं, तीसरा हम टैक्स लगा रहे हैं, चौथा हम अयाशियां कर रहे हैं, खर्चे ही नहीं कम कर रहे। हर बंदा यहाँ पे पूरे मुल्क में देखो जो हालात यहाँ पे देख लो। हमारी हुकूमत को चाहिए कि खर्चे कम करें, सादगी की तरफ आए और सादा जिंदगी गुजारें। जो सरकारी तमाम ऑफिसर हैं, वजीर आजम से लेकर आम इंसान तक, सबको साइकिल पे ऑफिस जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है ऑफिस तो दरख्त के नीचे बैठ के काम कर लें, ठीक है। यहाँ लेकिन इस मुल्क में मेन मसला जो है प्रोटोकॉलिज्म है, पैसा बहुत ज्यादा हमारा वहां पे जा रहा है, ठीक है। फिर करप्शन है दूसरा बड़ा मसला, प्रोटोकॉलिज्म है सबसे मेन बड़ा, करप्शन है। हुकूमत एक्सपेंसेस भी करती है, तो आधा तो एक्सपेंस जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत कोई पुल बनाती है, रोड बनाती है, या फिर हॉस्पिटल तामीर करती है, तो मुझे बताएं कितना पैसा जो है वो करप्शन की नजर होता होगा, ठीक है, वो वहां से पैसा स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह बेतहाशा ये मसले हैं कि जब सजा जजा का अमल शुरू होगा, हुकूमत सादगी पे आएगी, प्रोटोकॉल खत्म होगा, तो फौरी तौर पे तो ये करने वाले काम है। अफगानिस्तान का तो आर्मी चीफ पैदल घूमता है, ठीक है, ठीक है। वहां पे तो लोग जो है वो बैठे हुए हैं नीचे। अफगानिस्तान में जो पहला सरकारी महल था, जब उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने कहा हमें इसी से कोई गर्ज नहीं, हम तो नीचे बैठने वाले लोग हैं। तो भाई यही तरीका जो था इस्लाम का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, खुलफा राशिदीन का था। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। यहाँ पे तो शहर का एसी ऐसे है कि जैसे कि वो नाउजुबिल्ला वो क्या हो, जैसे कि वो बादशाह अकबर का जो वजीर हो वैसे हो। बहुत सारे लोग एसी नहीं, अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर का प्रोटोकॉल है, उसी अस्पताल में नर्स है, उसी अस्पताल में दूसरा बंदा है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। डॉक्टर एक अलहदा मखलूकात हैं, ठीक है, जजेस अलहदा मखलूकात हैं, ब्यूरोक्रेसी एक अलहदा मखलूकात है, ठीक है। डिफेंस वाले लोग एक अलहदा मखलूकात हैं। आप इंस्पेक्टर कल को बन जाते हैं, आप एक अलहदा मखलूकात बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो स्पेशल इस पे एक लेक्चर करूंगा जो आखिरी होगा 23 तारीख को, क्लोजिंग सेरेमनी में। तो भाई जमीन पे रहना सीखें। हम सब जो लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, खासतौर पे आप समझ लें कि हम सिविल सर्वेंट, हम सिविल यानी पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं, हम अवाम के खिदमतगार हैं, अवाम के हम मुलाजिम हैं, अवाम के नौकर हैं हम, ठीक है। और कभी भी किसी भी दुनिया के माशरे में नौकर और मालिक बराबर नहीं होता, ठीक है। जो मालिक है नौकर उसका गुलाम ही रहता है, ठीक है। तो हम नौकर हैं, हम जो है मुलाजिम है, ठीक है, हम खिदमतगार है। तो हम मालिक के कैसे बराबर हो सकते हैं? तो मालिक जो है वो अवाम है, इस मुल्क की ये पब्लिक है, हम उसके खिदमतगार हैं। तो ये किस तरह के खिदमतगार, किस तरह के नौकर, किस तरह के जो है वो लोग हैं जो कहते हैं सिविल सर्वेंट, अवामी खिदमतगार, ठीक है। और उन खिदमतगार जो है वो जो नौकर हैं वो अवाम पे हुक्मरानी करते हैं। व्हाट इज दिस?
चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो पाकिस्तान का, दिस इज द मेन रूट काज एंड दिस इज द मेन इशू, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह पहले हमें अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करना होगा, तो बाद में जो है वो हम किसी को ये बात कर कर सकते हैं। तो ये मेन बड़ा मसला है सारे का सारा। तो हमें समझना चाहिए, आपको भी ये समझना चाहिए, कल को अगर आप आते हैं डिपार्टमेंट में, तो आप एज ए इंस्पेक्टर, देखो आपसे आपका हिसाब होना है, तो आप ये समझें कि हम अवाम से छोटे हैं, हम उसके नौकर हैं। जो आपका नाम है ना, आप तो सिविल सर्वेंट्स है ना, हलफ देंगे आप सिविल सर्वेंट का। ठीक है, तो आप सिविल सर्वेंट हैं, यानी उर्दू में कर लें, अवामी खिदमतगार हैं, अवामी मुलाजिम हैं, अवामी नौकर हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम मीन पब्लिक मुलाजिम, अवाम के मुलाजिम। तो आप किस तरह उनसे जो है ऊपर हो सकते हैं? तो आपको ये अवाम को, पब्लिक को हमेशा ऑनर, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सेम उसी तरह जैसे एक नौकर जो है, एक जो मुलाजिम है, वो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, अपने मालिक की। ठीक है, तो आप मुलाजिम बनने जा रहे हैं यहाँ पे, आप ओनर नहीं बनने जा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। तो आप सब लोग और मैं भी, जो हम मुलाजिम हैं अवाम के, ठीक है, तो हमें मुलाजिमों को तरह ही, नौकरों की तरह ही जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। हम कोई बिजनेस नहीं है, जब जिसे ओनरशिप का शौक है वो बिजनेस करे। ठीक है, तो ये चीज आप खास तौर पे जहनों में रखें, सारे के सारे लोग। और मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत हार्डली, सख्ती के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये है सारी की सारी चीजें, सारी की सारी स्टोरी तरक्की की और बाकी सारी चीजें। तो इंशाल्लाह हम रिकनेक्ट करेंगे अगले सेशन में, यहीं से इंशाल्लाह, कि वापस हम मूव करेंगे अपनी स्लाइड की तरफ, और उसी से हम जो है वो वापस आएंगे अगले सेशन में। सर जी, सर ये जो 3 तरीके पड़े हैं जो कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस में, सबसे बेहतर वही है कि गवर्नमेंट बोरिंग कर हाँ, बोरिंग हुकूमत करे, तो प्रिंटिंग। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सबसे बेहतर तरीका वही है कि हुकूमत जो है वो बोरिंग करे, हुकूमत बोरिंग करे, क्योंकि उससे उससे ना तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स ना बिजनेस इफेक्ट होगा, ना जो है वो करेंसी डीवैल्यू होगी। तो फिर पीछे हुकूमत ने अपना खसारा तो पूरा करना है ना। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से वो ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है बोरिंग करे, जो बेहतर तरीका, जो बेहतर ऑप्शन है। वैसे बोरिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्योंकि ज्यादा बोरिंग ना करे, लिमिटेड बोरिंग करे। मिसाल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पैसों की जरूरत होती है ना सम टाइम, कि हमारी जिंदगी में हमारे पैसे नहीं पूरे हो रहे होते, तो हम दोस्त को कह देते हैं या बैंक को कह देते हैं कि यार पैसे तो दे दे थोड़े से। ठीक है, तो वो हमें दे देता है और हम उससे अपना सर्वाइव कर लेते हैं और बाद में उसे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने शुरू में इसलिए आपको एग्जांपल पूछी कि अगर एक बंदा मसलसल ही खुशहाल है, सब कुछ है, लेकिन वो मसलसल ही बैंक पे डिपेंड है, ठीक है, मसलसल ही डेट पे डिपेंड है, मसलसल ही लोन पे डिपेंड है, चाहे वो एक घर है चाहे बिजनेस है, तो अल्टीमेटली क्रैश करेगा ना। तो कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है, कर्जा मजबूरी में थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए लिया जा सकता है, लेकिन 75 सालों से कर्जे में ही रहना, तो ये कोई अच्छी बात है? आप सोचें कि आप पूरी जिंदगी जो है वो 50-60 साल कर्जा ही लेते रहे हर महीने, और उसकी उससे खुशहाली की जिंदगी जिए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। बिजनेस कोई 70 साल तक कर्जा लेता रहे, तो पाकिस्तान शुरू से लेकर आज तक कर्जा ही लेता जा रहा है, तो क्या फिर अच्छा होगा इसकी इकोनॉमी के लिए? फिर ये ग्रो करेगा मुल्क इकोनॉमिकली? तो इसलिए जो है वो लोन ठीक है, टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे लोन नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि फिस्कल डेफिसिट ही ना हो। फिस्कल डेफिसिट उस टाइम नहीं होगा जब हमारे एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, जब अपने एक्सपेंडिचर कम करें, खर्चे कम करें। लेकिन खर्चे हुकूमत ठीक। कम करना नहीं चाहती। मसला ये है कि पाकिस्तान में आपने देखा है, पिछले आप अपनी जिंदगी में जितनी भी 20-25 साल आपकी है, कि किसी हुकूमत ने आके कहा हो कि हम खर्चे कम करेंगे? कोई भी है, मुझे किसी के से इंटरेस्ट नहीं है, कोई हम खर्चे कम करेंगे, हम नहीं, हम जो है वो गाड़ियां लिमिटेड यूज करेंगे, छोटी गाड़ियां यूज करेंगे, हम आसान बिल्कुल आवाम का पैसा जो है नहीं लगाएंगे इतना। प्रोडक्ट्स की जो बहुत जरूरी है सिर्फ उन पे पैसा लगेगा। सही सर। ठीक है, ये अच्छा ये सर। मेन मसला है कि जैसे हमारे सबके जो शहर हैं पाकिस्तान में, तजीनो आराइश हो रही है। ठीक है, चलो सड़क बनाना तो बहुत मजबूरी है, कोई मेन रोड है वो बनाना तो बहुत मजबूरी है, लेकिन तजीनो आराइश हो रही है। ठीक है, बाकी चीजें हो रही हैं इतनी सारी, उन पे फजूल पैसा हुकूमत लगा रही है। ठीक है, प्रोटोकॉलिज्म पे फजूल पैसा लगा रही है हुकूमत। ठीक है, इतनी सारी चीजों पे हुकूमत फजूल पैसा लगा रही है जिसकी जरूरत ही नहीं है। आप देखते होंगे अपने आमने सामने रियल लाइफ में। तो भाई वो कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है भाई, लोन से पूरा हो रहा है। ये ऐसी है, एक घर जो है वो अपने आप को
जो है प्रोटोकॉल के चक्कर में तज़ीन और आयश करवाता रहे, घर पे कलियां सफेदियां करवाता रहे, पैसा कमाता ना हो और कर्जे जो है पकड़ता रहे। अगर वो खुद पैसा कमाए जितना मर्जी लगा दे, जब पैसा ही नहीं है तो फिर भाई क्यों लगा रहे हो? तो सेम इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा तो है नहीं और वो खर्चा इतना ज्यादा करी जा रही है, कहाँ से लोन लेके? अब लोन का भुगतना किसे पड़ेगा? उस मुल्क की आवाम को, क्योंकि पब्लिक डेट है ना, आवाम के ऊपर है ना। हुकूमत तो 4-5 साल पहले चली जाएगी तो आवाम भुगतेगी फिर उस लोन को, फिर उससे अगली नस्लें भुगतेंगी। तो ये मेन नुकसान है पब्लिक डेट का सारे का सारा, जो लिमिटेड टाइम के लिए लिया जा सकता है। हाँ, अब करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? खर्चे कम करें और अपनी इनकम बढ़ाएं। सिंपल, जो आम जिंदगी में हमारा सोल्यूशन होता है कि इनकम बढ़ाएं। इनकम तब बढ़ेगी जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस खड़ा हो, ताकि जब ज्यादा एक्सपोर्ट होगी हमें डॉलर ज्यादा आएंगे, मुनाफा ज्यादा आएगा। ठीक है, जब ज्यादा बिजनेस मुल्क के अंदर होगा तो जीडीपी ग्रो करेगी, जब जीडीपी ग्रो करेगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और जब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जब ज्यादा बिजनेस और इंडस्ट्री डेवलप होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो टैक्स भी तो हुकूमत को ज्यादा मिलेगा ना, रेवेन्यू भी तो ज्यादा मिलेगा, तो हुकूमत की अर्निंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये मेन मसला भी है कि अर्निंग इसलिए नहीं है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस सेक्टर जो है, इंडस्ट्री और बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहे, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उल्टा बंद हो रहे हैं। तो हुकूमत की जो टैक्स की मद में, रेवेन्यू की मद में अर्निंग जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि बिजनेसेस ग्रो करें, डेवलप हों, जो है वो बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री जो है ग्रो करे, ताकि मुल्क की जीडीपी भी ग्रो करे, ताकि बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, हुकूमत को मुनाफे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स मिले। ठीक है, ताकि हुकूमत के पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज ज़्यादा हों, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने खर्चे भी कम करे, रेवेन्यू ज़्यादा होता जाए, खर्चे कम होते रहे, तो ये बजट सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, जो है फिस्कल सरप्लस हो जाएगा और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें लोन्स पे, करेंसी छापने पे, दूसरी तरकीबों पे, स्कीमों पे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So this is the economy of Pakistan, and this is in the hand of the government of Pakistan, who can decide where they want to move the country, in a better way or in a bad way. तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पे सेंड करते हैं। तो स्टे बेस्ट, खुश रहें। कल इंशाल्लाह दोबारा अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ओके।